अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी जिसका नाम है चौपट राज शुरू करते हैं। लगता है कि कुछ नहीं बदला और शायद कभी बदलेगा भी नहीं। मैंने अपने बचपन में बड़ों से सुना था कि ज़माने जाहिलियत के लोगों को एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डालने के लिए किसी खास सबब की ज़रूरत नहीं होती थी। बस कभी पानी पीने पिलाने पर झगड़ा और कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पर झगड़ा। सरज़मीन अरब में ज़हूर इस्लाम से पहले के तारीख दौर में ये सब कुछ ज़्यादा अजीब महसूस नहीं होता था, लेकिन आज की महज़ब और तरक्की याफ्ता दुनिया में इंसान ने अपने अंदाज़ और अतवार बदले हैं और न ही हिकायत और रवायत। इस मुख्तसर सी दिलखराश तमहीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। वो मौसम बहार की एक सुहानी और खुशगवार सुबह थी। मैं हस्बे मामूल तैयार होकर थाने पहुँचा तो मैंने बरामदे में दर्जन भर ख़वातीनो हज़रात को जमा पाया। इन्हीं अफराद में 2 मर्द मुझे घायल भी नज़र आए, जिनमें से एक को तो मामूली चोटें आई थीं जबकि दूसरा बकौले शख्स से लहूलुहान हो रहा था। मैं अपने कमरे में जाकर बैठा तो कांस्टेबल राशिद अहमद ने मेरे पास आकर इतला दी, मलिक साहब, 2 कोचवानों में बड़ी खतरनाक लड़ाई हो गई है। हाँ, मैंने बरामदे में 2 अफराद को जख्मी हालत में देखा तो है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। क्या तुम इन्हीं का जिक्र कर रहे हो? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैं ही इन्हें पकड़कर थाने लाया हूँ। अपनी बात के इख्तिताम पर राशिद ने मुझे बताया कि वो मामूल के गश्त पर था कि टांगा स्टैंड पर उसने 2 कोचवानों को आपस में बुरी तरह मारपीट करते देखा। राशिद और वहाँ मौजूद लोगों की मुदाखलत ने इन्हें एक दूसरे से अलग किया, लेकिन इस दौरान में वो एक दूसरे को अच्छा खासा नुकसान पहुँचा चुके थे। बहरहाल वो इन दोनों को पकड़कर थाने ले आया था। और वो जो इनके साथ दर्जन भर मर्द व ज़न हैं। मैंने सवालिया नज़र से कांस्टेबल की तरफ देखा और पूछा, इनका क्या? इनमें से कुछ तो फरीद के टांगे की सवारियां हैं मलिक साहब, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और बाकी टांगा स्टैंड से चंद लोग इनके साथ आ गए हैं। ठीक है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, तुम दोनों कोचवानों को मेरे पास भेज दो। बात के इख्तिताम पर मैंने ताकीदी अंदाज में इजाफा कर दिया, सिर्फ कोचवानों को। समझ गया मलिक साहब, कांस्टेबल ने फर्मा बरदारी से कहा और मेरे कमरे से निकल गया। 15 सेकंड के बाद दोनों घायल कोचवान मेरे सामने हाजिर थे। इनमें से जो कम जख्मी था इसका नाम फरीद मालूम हुआ, जबकि लहूलुहान कोचवान सफदर था। मैंने गहरी नज़र से इनका जायज़ा लिया। फरीद की उम्र 35 के करीब करीब रही होगी। वो मजबूत बदन का मालिक और एक दराज कामत शख्स था। अपने चेहरे मोहरे और वज़ा कता से वो एक अमन पसंद और सुलहजू इंसान नज़र आता था, मगर इसने सफदर का जिस तरह हुलिया बिगाड़ा था वो इसकी शख्सियत से लगा नहीं खाता था। सफदर का कद काठ और सेहत भी फरीद से कम नहीं थी। इसकी उम्र 30 के आसपास थी। वो मिजाज का तेज़ और खुशीला दिखाई देता था। हैरत की बात यह थी कि फरीद ने इसे बुरी तरह पीटा था। इससे यही जाहिर होता था कि सफदर की बनिस्बत फरीद ज़्यादा फुर्तीला और लड़ाई भड़ाई में ताक था। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तनकीदी नज़र से इनका जायज़ा लेने के बाद वाशिकाफ अल्फाज में कहा, मैं तुम दोनों को 3-3 मिनट दूंगा। इस दौरान में तुमने मुझे इस फसाद की वजह बतानी है। जो भी बोलना अच्छी तरह सोच समझ कर मुँह खोलना। मेरी बात समझ में आ रही है? जी थानेदार साहब, फरीद ने मुतदिल अंदाज में जवाब दिया। सफदर ने इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तफा की। इसकी इस खामोश हरकत में रऊनत और खुदसरी पाई जाती थी। मैंने पहला मौका इसी को दिया। सफदर, पहले तुम अपना बयान दोगे, फिर मैंने फरीद को तंबीह की। इस बीच में तुम अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकालोगे, और जब तुम्हारी बारी आएगी तो सफदर के लिए भी यही उसूल होगा। अब की बार फरीद ने इस बात में सर हिला दिया। मैंने सफदर की तरफ देखते हुए कहा, तुम बोलना शुरू करो, मैं तुम्हारा वक्त नोट कर रहा हूँ। जनाब, मैं मौसा किला तारा सिंह के चौधरी फरमान अली का ख़ास मुलाजिम हूँ, सफदर ने फ़ख्र से सीना चौड़ा करते हुए कहा।
दूसरे कामों के अलावा चौधरी साहब की बेटी ज़ेबा बीबी को स्कूल ले जाने और लाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। ज़ेबा की उम्र 13 साल है और वो आपके थाने के नज़दीक वाक़े हाई स्कूल में छठी जमात में पढ़ती है। जब तक छोटी बीबी की छुट्टी नहीं हो जाती, मैं अपने टांगे के साथ स्कूल के नज़दीक ही मौजूद रहता हूँ। वो सांस संवार करने के लिए थमा और फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बताने लगा। वापसी के सफ़र में मुझ पर कोई दबाव नहीं होता। अगर हवेली तक पहुँचने में चंद मिनट की देर भी हो जाए तो चौधरी साहब नाराज़ नहीं होते, लेकिन उन्होंने मुझे सख्ती से ताकीद कर रखी है कि ज़ेबा को वक्त पर स्कूल पहुंचाना है, इसीलिए सुबह के वक्त अपने टांगे की रफ्तार को मैं तेज़ रखता हूँ। आज सुबह जब मैं चौधरी साहब की बेटी को लेकर स्कूल की तरफ आ रहा था तो मेरे आगे फरीद का टांगा था। मैंने इससे बार बार दरख्वास्त की कि मुझे आगे निकलने का मौका दे। आज मैं मामूल से कुछ लेट था और मेरी कोशिश थी कि ज़ेबा को स्कूल लगने से पहले पहुंचा दूं, मगर इस नामुराद ने मुझे रास्ता नहीं दिया। बाहर कैब मैंने किसी तरह ज़ेबा को स्कूल पहुंचाया और टांगा स्टैंड की तरफ निकल गया। मुझे पता था कि फरीद अपनी सवारियां उतारने के बाद उधर स्टैंड पर ही रुकेगा। दोबारा टांगा भरने में 1 घंटा लग सकता था। मैं टांगा स्टैंड की तरफ आया तो इस मकसद से था कि फरीद को उसकी हठधर्मी पर खरी खरी सुनाऊं, लेकिन मैंने जैसे ही बात शुरू की ये मुझ पर चढ़ दौड़ा। जवाबन मैंने भी अपने दिफा में हाथ पांव चलाना शुरू कर दिए। बस यही कहानी है जनाब। सफदर के खामोश होने पर मैंने फरीद को इशारा कर दिया। सफदर के बयान के दौरान में वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा था। थानेदार साहब, मैं भी किला तारा सिंह का बसनीक हूँ, मगर मेरी चौधरी फरमान अली या इसकी हवेली से कोई निस्बत नहीं है। फरीद ने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं एक गरीब कोचवान हूँ और दिन भर की मेहनत के बाद मैं अपने बीवी बच्चों के लिए रिज्क रोज़ी कमा पाता हूँ। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बोला, आज सुबह मैं हस्बे मामूल सवारियों से भरे हुए टांगे के साथ किला तारा सिंह से इस तरफ आ रहा था तो जैन मंदिर के नज़दीक सफदर ने मुझे सड़क छोड़ने के लिए कहा। सड़क को छोड़कर इसे रास्ता देने का मतलब था मुझे अपना टांगा कच्चे में उतारना होगा। पिछले 2-3 रोज से बारिश हो रही है, जिसके बायस सड़क की दोनों जानिब का कच्चा इलाका दलदल की सूरत इख्तियार कर चुका है और इस वक्त सामने से एक बस भी आ रही थी। ऐसे में सवारियों से भरे हुए टांगे को कच्चे में उतारने से कोई भी संगीन हादसा पेश आ सकता था। चुनांचे मैंने अपनी और सवारियों की जान की हिफाजत के पेश नज़र सफदर की बात नहीं मानी, लेकिन जब सामने से आने वाली बस गुजर गई तो मैंने अपने टांगे का एक पहिया नीचे उतार कर सफदर के टांगे को रास्ता दे दिया था। मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता था। बाकी जहाँ तक मारपीट का मामला है तो वो थोड़ी देर को रुका और फिर कहा, झगड़ा सफदर ने शुरू किया था। मैं तो टांगा स्टैंड पर खड़ा सवारियों का इंतजार कर रहा था। सफदर वहां पहुंचा और मुझे गालियां देने लगा। पहले इसने मुझ पर हाथ उठाया, मैं इसे रोकने की कोशिश करता रह गया और ये चौधरी फरमान की धमकियां देते हुए मुझ पर हमले करता रहा। अल्लाह ने मुझे भी हाथ पांव दे रखे हैं थानेदार साहब। अगर सफदर चौधरी का बंदा है तो मैं अपने रब का बंदा हूँ। इस अल्लाह के बंदे ने अपनी जान की हिफाजत के लिए जो कुछ भी किया वो इसका हक बनता था जनाब। मैंने तो अपने हक का इस्तेमाल किया है। अगर अपने हक का इस्तेमाल करना कोई जुर्म है तो आप मेरे इस जुर्म के लिए जो भी सज़ा मुकर्रर करेंगे मुझे मंजूर होगी। दोनों के बयानात को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दर हकीकत मसला कुछ भी नहीं था, मगर इन्होंने इस मामूली से वाक़ये को एक संगीन मसला बना दिया था और इसमें ज़्यादा कसूर सफदर ही का था। इसे चौधरी फरमान अली का मुलाजिम होने का ज़ौम था और इस गुरूर में वो हद से तजावुज़ कर गया था। लेकिन इसके मुकाबले में फरीद ने बुर्दबारी का मुजाहरा करने के साथ ही सूरत हाल के तकाज़ों को भी पूरा किया था, जिसके नतीजे में वो सफदर के शर से महफूज रहा था, बल्कि इसने सफदर की ठीक ठाक धुलाई भी कर डाली थी। मैंने इन दोनों को बाहर भेजकर बरामदे में मौजूद लोगों में से इनको अंदर बुला लिया जो इस झगड़े के वक्त चाय बकुआ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी आंखों से ये खूनी तमाशा देखा था। इस वाक़ये के ऐनी शाहिदीन ने मुझे जो कुछ बताया इससे मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। ये कज़िया दरअसल सफदर की जज्बाती हिमाकतों
اور خود پر حد سے زیادہ جھوٹے اعتماد کا ثمر تھا۔ اسی نے اپنی جاہلانہ باتوں سے اس معاملے کو خبات دی تھی۔ میں نے ان لوگوں کو فارغ کرنے کے بعد فرید اور صفدر کو دوبارہ اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے اپنے انداز میں تفتیش اور تحقیق کر لی ہے۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کم یا زیادہ، بہرحال قصور تم دونوں کا ہے، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد اپنا اپنا راستہ پکڑو اور اس واقعے کو بھول جاؤ، اسی میں تم دونوں کی بھلائی ہے۔ فرید نے فدویانہ لہجے میں کہا، شکریہ تھانے دار صاحب، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کبھی میرا اس سے سامنا نہ ہو۔ بات کے اختتام پر اس نے صفدر کی طرف دیکھا۔ سامنا کیسے نہیں ہوگا؟ صفدر نے غصے میں لال پیلا ہوتے ہوئے کہا، تم اگر میرے راستے میں نہیں آؤ گے تو میں خود تمہیں ڈھونڈوں گا۔ قلعہ تارا سنگھ میں تم کہیں بھی چھپ نہیں پاؤ گے۔ صفدر کی اس یاوہ گوئی نے میرے رگوپے میں اس کے لیے ناپسندیدگی کی ایک لہر سی دوڑا دی، تاہم میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے برہمی بھرے لہجے میں اس سے استفسار کیا، تم کس لیے فرید کو ڈھونڈ نکالو گے؟ یا آپ میرا حشر دیکھ رہے ہیں؟ وہ اپنے زخمی چہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، یہ سب اسی میسنے کا کیا دھرا ہے، اسے اپنی اس غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ میں تو اس واقعے کو کسی بھی قیمت پر نہیں بھول سکتا۔ وہ اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چودھری فرمان کا ملازم ہونے کی وجہ سے اس نے خود کو ترم خان سمجھ لیا تھا۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیڑھے اور بد دماغ مجرموں کو اپنے قدموں میں جھکا کر دھول چٹا چکا ہوں۔ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اس وقت تم کہاں کھڑے ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرخت لہجے میں سوال کیا، اور کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ تھانہ ہے اور آپ یہاں کے انچارج ہیں، اس نے پرغرور لہجے میں جواب دیا، لیکن آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، اب یہ کام مجھے خود ہی کرنا ہوگا۔ تو تم مجھے قانون سکھاؤ گے؟ میں نے اس کے گال پر ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کرتے ہوئے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ ایک تو وہ چانٹا زوردار تھا، اس پر میری غصیلی آواز بھی بلند آہنگ تھی، لہٰذا اس مختصر سی کارروائی کے نتیجے میں حوالدار میرے کمرے میں آ گیا اور الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ دلاور حسین، میں نے حوالدار کو مخاطب کرتے ہوئے تحقیرانہ انداز میں کہا، اس چودھری فرمان علی کے خاص آدمی کو حوالات میں بند کر دو۔ میرا فیصلہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ 2-4 دن ہمارا مہمان بن کر رہے گا تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر میں نے فرید کی طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، تم اپنے گھر جاؤ اور قلعہ تارا سنگھ کے چودھری فرمان علی کو بتا دو کہ اس کا پالتو کتا اس وقت میری کسٹڈی میں ہے اور میں اسے تمیزدار بنانے کے بعد اس کے حوالے کر دوں گا۔ حوالدار دلاور حسین جیسے ہی صفدر کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ چند لمحے پہلے تک اس کے انداز و اطوار میں جو اکڑ-فو نظر آ رہی تھی، وہ میرے ایک ہی دبکے اور ایک کرارے تماچے سے ہوا ہو گئی تھی۔ تھانے دار صاحب، وہ منت ریز لہجے میں بولا، آپ تو خواہ مخواہ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا، بس آپ مجھے قید نہ کریں، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ سولہانے سچ سرکار، وہ اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میری توبہ جو میں آپ کے حکم سے ذرا سا بھی ادھر ادھر دیکھوں۔ صفدر کو حوالات میں بند کرنا میرا مقصود نہیں تھا، میں تو صرف اس کی گردن میں پڑے ہوئے چودھری فرمان علی کے سریے کو تھوڑا نرم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہ کام اسے قید کیے بنا ہی ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ فرید اور صفدر کے دست و گریبان ہونے والا واقعہ اتنا اہم نہیں تھا کہ میں اسے یاد رکھتا، مگر بعض واقعات کی بازگشت ان کی یاد کو تازہ کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کانسٹیبل راشد احمد 4 اپریل کی صبح ان دونوں کو پکڑ کر میرے پاس لایا تھا، اور 7 اپریل کی صبح فرید کی بیوی رضیہ گاؤں کے 2 افراد کے ساتھ تھانے آ گئی تھی۔ وہ اپنے گمشدہ خاوند کی رپورٹ درج کرانے آئی تھی۔ میں نے رضیہ کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ رضیہ کی عمر 30 سال تھی۔ وہ ایک فربہ اندام گوری چٹی عورت تھی۔ رضیہ کے ساتھ آنے والے اس کے پڑوسی تھے
جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے تھانے سے موزہ قلعہ تارا سنگھ 3 میل کے فاصلے پر شمال میں واقع تھا۔ وہ لوگ ایک ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے پہنچے تھے، لیکن وہ ٹانگا فرید کا ہرگز نہیں تھا۔ میرے استفسار پر رضیہ نے گلوگیر آواز میں بتایا، تھانے دار صاحب، فرید روزانہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر آ جایا کرتا تھا، مگر وہ پچھلی رات واپس نہیں آیا۔ میں پوری رات پریشان ہوتی رہی اور اس کے انتظار میں جاگتی رہی۔ تینوں بچے بھی فرید کے گھر واپس نہ آنے پر بہت فکر مند ہیں۔ جب صبح تک فرید کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تو میرے پڑوسیوں نے مجھے مشورہ دیا کہ تھانے جا کر اس واقعے کی رپورٹ فوراً درج کرانی چاہیے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرے پاس آ کر تم نے بہت اچھا کیا ہے رضیہ۔ پوری توجہ سے اس کی بپتا سننے کے بعد میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نہ صرف فرید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروں گا بلکہ اسے جلد سے جلد بازیاب کرانا بھی میری ذمہ داری ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے تعاون کرنا ہوگا۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا، کس قسم کا تعاون تھانے دار صاحب؟ بس میں تم سے جو بھی سوال کروں۔ میں نے رضیہ کے سوتے ہوئے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، مجھے اس کا درست جواب چاہیے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بھررائی ہوئی آواز میں بولی، آپ پوچھیں جی۔ 3 روز پہلے تمہارے شوہر فرید اور چودھری فرمان علی کے ملازم صفدر کو زخمی حالت میں میرے پاس لایا گیا تھا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان دونوں نے ایک معمولی سی بات پر مار پیٹ کی تھی اور میں نے انہیں سمجھا بجھا کر یہاں سے روانہ کر دیا تھا۔ کیا تمہیں اس واقعے کا علم ہے؟ جی تھانے دار صاحب، فرید نے مجھے صفدر کی زیادتی اور غنڈہ گردی کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، رضیہ نے کہا۔ میں نے فرید کو سمجھایا تھا کہ وہ صفدر سے دور ہی رہے۔ صفدر کے پیچھے چودھری فرمان کی طاقت ہے، ہم ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرید نے میرے مشورے پر عمل کرنے کا مجھے یقین دلایا تھا اور اس نے ایسا کیا بھی تھا۔ وہ 2 دن امن و امان سے گزر گئے اور پھر کل رات فرید گھر نہیں لوٹا۔ بات کے اختتام پر اس کی آواز نمناک ہو گئی تھی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ فرید کی گمشدگی میں صفدر کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ تھانے دار جی، میں نے مر کر اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے بغیر ثبوت کے کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک معقول اور صحت مند رویے کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ ویسے صفدر ایک ستیزہ کار اور کینہ پرور انسان ہے، وہ کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ فرید نے جس طرح اس کی ٹھکائی کی تھی وہ اسے بھولنے والا تو نہیں۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سوال کیا، تم لوگوں کے رشتہ دار کہاں کہاں رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ قلعہ تارا سنگھ کے علاوہ حافظ آباد، وزیر آباد، نوشہرہ برقعہ اور جلال پور چٹہ وغیرہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں، رضیہ نے جواب دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ صفدر تمہیں بتائے بغیر کسی رشتہ دار سے ملنے چلا گیا ہو، میں نے ایک کبھی امکان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھانے دار صاحب، وہ معتدل انداز میں بولی۔ فرید کو جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا وہ 1-2 دن پہلے ہی مجھے بتا دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ، فرید کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اب تم واپس اپنے گھر جاؤ اور بچوں کا خیال رکھو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ بھروسہ رکھو کہ میں نے تمہارے شوہر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر لی ہے، مجھے جیسے اس کا کوئی سراغ ملے گا میں تمہیں بتا دوں گا۔ اور لمحاتی توقف کر کے میں نے مزید کہا، اس دوران میں اگر تمہیں کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے آگاہ کرو گی۔ جی میں سمجھ گئی، وہ جلدی سے بولی۔ ضروری ہدایات کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ رضیہ کے جانے کے بعد میں فرید کی پراسرار گمشدگی والے معاملے پر غور کرنے لگا۔ بادی نظر میں تو یہ صفدر ہی کا کارنامہ لگتا تھا۔ 3 روز قبل جب کانسٹیبل راشد احمد صفدر اور فرید کو پکڑ کر تھانے لایا تھا تو مجھے ان دونوں کی فطرت اور مزاج میں زمین آسمان کا فرق نظر آیا تھا۔ فرید ایک سیدھا سادہ اور سلجھا ہوا بندہ تھا،
اس کے طبیعت میں ٹھہراؤ اور دھیماپن پایا جاتا تھا، جبکہ صفدر کا انداز بہت ہی جھگڑالو اور غصیلا تھا۔ وہ چودھری فرمان علی کے دم پر خود کو کوئی سورما سمجھتا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا سے غرور اور تکبر جھلکتا تھا۔ میں نے ان دونوں کے حلیہ جات کا بھی بغور جائزہ لیا تھا۔ صفدر چاہے کتنا بھی بد دماغ اور پھڈے باز سہی، مگر فرید نے جس برے انداز میں اسے پھینٹی لگائی تھی، اس سے صفدر کی ساری فن خوانی ناک کے راستے نکل گئی تھی۔ صفدر کا لہولہان چہرہ خاصا ڈراؤنا اور ہیبت ناک ہو گیا تھا۔ میں نے جب اسے حوالات میں بند کرنے کی دھمکی دی تو وہ الف کے مانند سیدھا ہو گیا تھا۔ اس امر میں مجھے کوئی شک نہیں کہ اس موقع پر صفدر کا نرم پڑ کر سراپا التجا بن جانا محض اس لیے تھا کہ میں اسے حوالات میں نہ ڈالوں، ورنہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی مکاری سے صاف پتہ چلتا تھا کہ جب اس کا وقت آئے گا تو وہ فرید کو کوئی بڑا نقصان ضرور پہنچائے گا۔ بفرض محال اگر صفدر فرید کی پراسرار گمشدگی میں ملوث نہیں تھا تو پھر ایک ہی امکان باقی رہ جاتا تھا، اور وہ امکان تھا کوئی افسوسناک واقعہ۔ عین ممکن تھا کہ فرید کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا ہو۔ اسی نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے فرید کی تلاش کا کام شروع کروا دیا۔ اس کے ٹانگے کا روٹ قلعہ تارا سنگھ سے موڑ جمال یعنی کہ میرے تھانے تک تھا۔ میرے تھانے کی ایک جانب تو گرلز ہائی اسکول تھا اور دوسری جانب بس اڈہ اور ٹانگا اسٹینڈ۔ فرید قلعہ تارا سنگھ سے موڑ جمال کے درمیان ٹانگا بانی کیا کرتا تھا اور یہ فاصلہ 3 میل کے برابر تھا۔ اسے جو بھی حادثہ پیش آیا ہوگا لازمی طور پر اسی 3 میل کے ٹکڑے میں کسی مقام پر آیا ہوگا۔ اسی بیچ میں جتنے اسٹاپ پڑتے تھے وہ میری توجہ کا خصوصی مرکز تھے۔ میں نے تلاش کا یہ مشن 2 کانسٹیبلز کے ذمے لگایا تھا اور انہیں ہدایت کر دی تھی کہ ہر اسٹاپ پر رک کر وہاں پوچھ تاچھ کریں، اور مجھے امید تھی کہ شام سے پہلے لاپتہ فرید اور اس کے ٹانگے کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا۔ میری یہ امید 7 اپریل کا سورج غروب ہونے سے پہلے بر آئی۔ قلعہ تارا سنگھ سے لگ بھگ 1 میل کے فاصلے پر بھکی موڑ کے نزدیک فرید کا ٹانگا دستیاب ہو گیا تھا، مگر صرف ٹانگا۔ موڑ بھکی میرے تھانے سے کم و بیش 2 میل دور شمال میں واقع تھا اور وہاں سے ایک کچا راستہ شکر گڑھ کی سمت جاتا تھا۔ اسی کچے راستے پر موڑ بھکی سے 1 فلانگ کی دوری پر فرید کا ٹانگا پہلو کے رخ الٹا ہوا ملا تھا۔ فرید اور ٹانگے میں جتے ہوئے گھوڑے کا کوئی اتا پتا نہیں تھا اور اس الٹے ہوئے ٹانگے کے قریب ایک ادھیڑ عمر شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ عصر کا وقت تھا۔ مجھے جیسے ہی یہ اطلاع ملی میں جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ سورج غروب ہونے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ باقی تھا اور اندھیرا ہونے سے پہلے مجھے موقع کی کارروائی کو نمٹانا تھا، اسی لیے میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرے ساتھ کانسٹیبل طارق محمود بھی آیا تھا۔ وہ گھوم پھر کر گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ جب میں موقع واردات پر پہنچا تو وہاں پہلے ہی سے درجن بھر افراد جمع تھے۔ انہی میں سے ایک بندے نے فرید کے ٹانگے کی شناخت کی تھی، ورنہ جب مجھے موڑ بھکی کے نزدیک ایک الٹے ہوئے ٹانگے کی اطلاع ملی تھی تو اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ مذکورہ ٹانگا فرید ہی کا ہوگا یا کسی اور کا۔ وہ ٹانگا ایک سائیڈ پر اس طرح الٹا ہوا تھا جیسے 2-3 طاقتور انسانوں نے زور لگا کر اسے اس حالت میں پہنچایا ہو۔ ٹانگا الٹا ہوا تھا یا سیدھا، سر دست ٹانگے کی پوزیشن کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل مسئلہ تو فرید اور گھوڑے کے غیاب کا تھا، اور اس سے بھی کہیں سنگین معاملہ اس مردانہ لاش کا تھا جو الٹے ہوئے ٹانگے کے نزدیک کی زمین پر پڑی تھی۔ میں اکڑوں بیٹھ کر اس لاش کا جائزہ لینے لگا۔ اس شخص کی عمر 50 سے زیادہ تھی، قد درمیانہ اور بدن فربا۔ سر کے بالوں میں سفید اور کالے کا تناسب برابر تھا۔ اس بندے نے کاٹن کا سفید شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور پاؤں میں کالی گرگابی۔ اس بدنصیب کی پیشانی، چہرہ اور قمیض کا سامنے والا حصہ خون آلود تھا۔ یہ خون اس کے پھٹے ہوئے سر سے خارج ہوا تھا۔ پیشانی سے اوپر والے حصے پر کسی وزنی ہتھوڑے یا کسی اور بھاری آہنی اوزار سے طوفانی ضرب لگائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس بدقسمت کی کھوپڑی کا وہ حصہ جھٹک گیا تھا، اور یہی کاری ضرب اس کی موت کا سبب بھی بنی تھی۔ لباس و بدن پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا
کہ اس شخص کی موت کل شام یا رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ لاش کے معائنے کے بعد میں نے ہلاک ہونے والے شخص کی جامع تلاشی لی تو اس کی قمیض کی ایک جیب میں سے مجھے طے شدہ پیغام کاغذ کی صورت میں ملا۔ میں نے اس کاغذ کو کھول کر پڑھا۔ مذکورہ پرچے پر ایک مختصر سی تحریر موجود تھی: اصغر علی، ذیلدار روڈ، اچھرا، لاہور۔ مذکورہ تحریر سے صرف یہی پتہ چلتا تھا کہ اصغر علی نامی ایک شخص لاہور کے علاقے اچھرا میں واقع ذیلدار روڈ پر رہتا تھا یا مذکورہ روڈ پر اس کا کوئی کاروبار وغیرہ تھا۔ یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا کہ اس وقت میں جس لاش کے پاس کھڑا تھا وہی اصغر علی تھا اور یا پھر متوفی کسی اصغر علی سے ملنے لاہور جا رہا تھا۔ اس زمانے میں شناختی کارڈ وغیرہ کا کوئی ٹنٹا نہیں ہوا کرتا تھا۔ علاوہ اسی ہلاک ہونے والے اس شخص کی جیبوں میں سے ایسی کوئی شے برآمد نہیں ہوئی تھی جو اس کی شناخت میں مددگار ثابت ہوتی، لہٰذا میں وہاں موجود لوگوں پر انحصار کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے فرداً سب سے پوچھ تاچھ کی۔ ان میں وہ بندہ بھی شامل تھا جس نے فرید کے ٹانگے کو شناخت کیا تھا۔ مذکورہ شخص کا نام سدھیر خان تھا۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان تھی۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک تھا اور موڑ بھکی پر وہ پھل کا ٹھیلا لگاتا تھا، اسی لیے وہ فرید، صفدر وغیرہ کو جانتا تھا اور ان کی ٹانگوں کو بھی پہچانتا تھا۔ اس پوچھ پرچیت کا نتیجہ 0 کے برابر برآمد ہوا۔ ان لوگوں میں سے کوئی بھی ہلاک ہونے والے اس نامعلوم شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتول اس علاقے کا رہنے والا نہیں تھا۔ کانسٹیبل طارق محمود راؤنڈ لگا کر واپس آیا تو میں نے اس کی نگرانی میں اس نامعلوم شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا اور خود سدھیر خان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے موڑ بھکی کی جانب بڑھنے لگا۔ اس بندے کی لاش کو دیکھ کر تو یہی لگتا ہے کہ اسے کل رات کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور پھر پوچھا، کیا تم واقعی اس مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے؟ میں نے کل شام میں اسے فرید کے ٹانگے میں دیکھا تھا تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ وہ کوئی سواری ہے۔ میں 16 آنے سچ کہہ رہا ہوں جناب، میں نہیں جانتا کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کہیں تو میں اپنے بچوں کی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ پولیس چور اور سانپ کی اپنی ایک دہشت ہوتی ہے، خاص طور پر ایک باوردی پولیس والے کو دیکھ کر تو بڑے بڑوں کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسی ہی کیفیت اس وقت سدھیر خان کی بھی تھی۔ پریشان ہونے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سدھیر خان، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم جو بھی کہو گے میں اس پر یقین کر لوں گا، اس لیے کسی بھی قسم کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم ہوش و حواس میں رہتے ہوئے میرے سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، وہ سکھ کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ پوچھیں جی، جب تم نے کل شام میں فرید کے ٹانگے میں سفید لباس والے اس مقتول کو دیکھا تو اس وقت فرید کہاں سے آ رہا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ بس اڈے کی طرف سے جناب، اس نے بتایا، جدھر آپ کا تھانہ ہے۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں فرید کا روٹ موٹر جمال سے قلعہ تارا سنگھ تک کا ہے۔ وہ اس مرکزی سڑک سے ہٹ کر دائیں بائیں کہیں بھی نہیں جاتا، جبکہ اس کا الٹا ہوا ٹانگا اور اجنبی بندے کی لاش ہمیں جہاں سے ملی ہے وہ مقام موڑ بھکی سے ایک فلانگ مشرق میں شکرگڑھ جانے والے کچے اور ویران راستے پر ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ فرید نے اپنے روٹ سے ہٹ کر کوئی سواری کیوں اٹھائی تھی۔ اسی بات نے میرے ذہن کو بھی الجھا دیا تھا تھانے دار صاحب، وہ بے بسی سے بولا۔ میں نے سوچا تھا جب فرید واپس آئے گا تو میں اس سے یہ سوال ضرور کروں گا، لیکن مغرب کی اذان تک بھی جب وہ نہیں لوٹا تو میں اپنا ٹھیلا لے کر گھر چلا گیا تھا۔ تم مجھے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہو کہ جب کل شام فرید بھکی موڑ سے شکرگڑھ جانے والے راستے پر مڑا تو اس وقت تمہاری اس سے بات نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل، وہ سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میرا یہی مطلب ہے تھانے دار صاحب۔ اچھا یہ بتاؤ، میں نے فوری خیال کے تحت پوچھا، فرید سے پہلے یا بعد میں تم نے چودھری فرمان کے ملازم صفدر کو موڑ بھکی کے آس پاس یا شکرگڑھ کی طرف جانے والے
कच्चे रास्ते पर देखा था? नहीं सरकार, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला। सफदर तो दिन में सिर्फ 2 बार नजर आता है। नंबर 1 सुबह जब वो चौधरी साहब की बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है, और नंबर 2 दोपहर के बाद जब वो इसी बच्ची को स्कूल से वापस घर लेकर जाता है। सफदर कोई बाकायदा सवारियां उठाने वाला कोचवान नहीं है थानेदार साहब। हम बातें करते हुए सुधीर खान के फल वाले ठेले के पास पहुंच गए। इसने मेरी तरफ देखते हुए मिन्नत रेज लहजे में कहा, सरकार, आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने घर चला जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। तुमने पुलिस के साथ अभी जो ताउन किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम अपनी आंखें और कान खुले रखना। अगर तुम्हें इस मामले से जुड़ी हुई कोई भी अहम बात पता चले तो फौरन मुझे बताना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, वो जल्दी से बोला। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, शाबाश थानेदार साहब, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? वो हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोला। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपने मुझसे सफदर के बारे में क्यों सवाल किया था? उसने सवालिया नजर से मुझे देखा। सुधीर खान, क्या तुम जानते हो कि 3 दिन पहले मोर जमाल वाले टांगा स्टैंड पर फरीद और सफदर के दरमियान एक खूंरेज लड़ाई हुई थी? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर पूछा, मेरे थाने के इंतहाई करीब। हाँ जी, किसी ने मुझे इस झगड़े के बारे में बताया तो था, उसने जवाब दिया, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। उसके आखिरी जुमले ने मुझे चौंका दिया। मैं पूछे बिना न रह सका, तुम्हारे तवज्जो न देने का कोई खास सबब सुधीर खान? इनके दरमियान छोटी मोटी झड़पों के किस्से सुनने को मिलते ही रहते हैं, वह आम से लहजे में बोला। मैं समझा कि यह भी कोई ऐसा वैसा ही वाकया होगा। सुधीर खान ऐसे बेपरवाही से बात कर रहा था जैसे फरीद और सफदर का तनाज़ा अहमियत से खाली हो, मगर मैं इसे हल्का नहीं ले सकता था। इसने मेरे अंदर एक खास नौइयत का तजस्सुस जगा दिया था। मेरा थानेदाराना दिमाग फौरन से पेशतर इस काम में लग गया। सुधीर खान, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम भी किला तारा सिंह ही के रहने वाले हो? नहीं सरकार, वो नफी में गर्दन झटकते हुए बोला, मेरा घर इधर भक्की ही में है। तुम भक्की की वसनीक हो, लेकिन किला तारा सिंह की सारी खबरें तुम्हारे पास हैं। मैंने सवालिया नजरों से उसे घूरा। मुझे बताओ, सफदर और फरीद में अक्सर किस बात पर मुंहमारी होती रहती थी? जनाब, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, वो माजरत खाना अंदाज में बोला। मेरी सारी मालूमात बस सुनी सुनाई पर है। तुम्हारी सुनी को मैं भी सुनना चाहता हूँ सुधीर खान, मैंने गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। मुझे बताओ, सफदर और फरीद के बीच आखिर मसला क्या था? सफदर की बीवी बहुत खूबसूरत है थानेदार साहब, वो राजदाराना लहजे में बोला, फिर जल्दी अपनी बात की वजाहत भी कर दी। मैंने ऐसा सुना है। ठीक है, सफदर एक हसीन और जमील औरत का शौहर है, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। तो इस बात का फरीद से क्या लेना देना? मैंने आज सुबह फरीद की बीवी रजिया को देखा था। वो एक गोरी चिट्टी और मोटी ताजी औरत थी। इसे इंतहाई हसीन और जमील नहीं कहा जा सकता था, तो बदशक्ल भी नहीं कहा जा सकता था। दरअसल वो एक माकूल और कबूल सूरत औरत थी। 3 बच्चों की पैदाइश के बाद 80% बीवियां ऐसी ही हो जाती हैं। इधर किला तारा सिंह में हर कोई जानता है कि फरीद की सफदर की बीवी पर नजर है। सुधीर खान ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, इसीलिए सफदर फरीद से खार खाता है, और यही वजह है कि अक्सर व पेशतर इनमें तर्क कलामी और हाथापाई होती रहती है। लेकिन फरीद तो मुझे इस कुमाश का बिल्कुल नहीं लगा, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। 3 दिन पहले मुझे इससे मिलने का इत्तेफाक हुआ था। मैंने इसे समझदार और बुर्दबार पाया है। अभी तुमने जो कुछ बताया वो मेरा जहन उसे मानने को तैयार नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में बोला। फरीद बीवी बच्चों वाला एक सुलझू और सीधा साधा बंदा है, लेकिन इसके बारे में जो खबरें आम हैं वो फरीद को छुपा रुस्तम साबित कर रही हैं। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि राई हो तो पहाड़ बनता है। अगर फरीद की तरफ से ये मामला पहाड़ जितना बड़ा ना भी हो, लेकिन इसकी राई के दाने जितनी हैसियत को
नजर अंदाज नहीं किया जा सकता थानेदार साहब। तुमने बहुत बड़ी और पते की बात कहती है सुधीर खान। मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, अब तुम आराम से अपने घर जाओ। राई और पहाड़ के बन जाने वाले फर्क को मैं खुद ही नाप लूंगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मुझे सलाम करके एक जानिब अपने ठेले के साथ चल पड़ा। मैंने एक ट्रैक्टर वाले से लिफ्ट ली और थाने आ गया। अगली सुबह यानी कि 8 अप्रैल को मैंने खोजी बाबा अजीज जट को थाने बुला लिया। फिर कांस्टेबल साजिद अली के हमरा इसे मोड़ भक्की की जानिब रवाना कर दिया। मैंने खोजी को इस लोकेशन के बारे में अच्छी तरह समझा दिया जहां मैंने फरीद का उल्टा हुआ टांगा और एक नामालूम बंदे की लाश देखी थी। अब फिक्र ही ना करें मलिक साहब। अजीज जट ने मेरी हिदायत को तवज्जो से सुनने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, ये सारा इलाका मेरा देखा भाला है चाचा। उम्मीद है कि शाम से पहले तुम मुझे कोई खुशखबरी सुनाओगे। मैंने खोजी से कहा, इंशाअल्लाह जरूर। वो तवाना आवाज में बोला, मैं आपकी उम्मीद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा, मगर आपने भी याद से 2 काम करने हैं। उसने मायनेखेज अंदाज में बात मुकम्मल की तो मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर इस्तफसार किया, कौन से 2 काम? नंबर 1, आप दुआ करें कि आज के दिन बारिश ना हो। वो गहरी संजीदगी से बोला, आजकल बारिश का कोई भरोसा नहीं। 2 दिन बरसात और 2-3 दिन खुश्का। अगर आज का मुकम्मल दिन मुझे खुरा निकालने के लिए काम करने का मौका मिल गया तो मैं यकीनन आपको कोई मुफीद खबर दूंगा। नंबर 2, लम्हाती तवक्कुफ करके उसने मायनेखेज नज़र से मुझे देखा और फिर बोला, मेरे इनाम शिनाम को आपने भूलना नहीं है। चाचा, कभी ऐसा हुआ है कि मैंने तुमसे कोई काम लिया हो और फिर खाली हाथ तुम्हें थाने से रुखसत किया हो? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, मेरा काम हो या ना हो मगर मैं तुम्हें इनाम देना कभी नहीं भूला, और ये बात भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये छोटी मोटी रकम मुझे अपनी जेब से देना होती है। आहो जी, मुझे सब पता है। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन याद दिलाना तो मेरा फर्ज बनता है ना। तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा, अब तुम फौरन जाए बकुआ की जानिब रवाना हो जाओ ताकि मैं भी अपने फराइज की बजावरी में लग जाऊं। उसने अपने हाथ को पेशानी की तरफ ले जाते हुए मुझे सलाम किया, फिर कांस्टेबल साजिद अली के साथ थाने से निकल आया। मैंने हवलदार दिलावर हुसैन को अपने कमरे में बुला लिया। उसने मुझे सल्यूट किया तो मैंने इसे बैठने का इशारा करते हुए मोतदिल अंदाज में कहा, मैं लाहौर जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगा। मेरी गैर मौजूदगी में ये थाना तुम्हारे सुपुर्द है। मलिक साहब, अब बेफिक्र होकर जाएं। वो बड़े इत्मीनान से बोला, मैं यहाँ के मामलात को देख लूँगा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फरीद और सफदर की मारामारी से लेकर फरीद और उसके घोड़े की गुमशुदगी, अलावा इसी एक अजनबी शख्स की लाश की दरियाफ्त तक सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, उम्मीद है कि मेरी वापसी तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। उसने मेरे आखिरी जुमले की तायद में अपनी गर्दन को इस्बाती जुम्बिश दी तो मैंने कहा, हो सकता है कि आज शाम तक सरकारी अस्पताल से इस नामालूम बंदे की पोस्टमार्टम शुदा लाश भी आ जाए। मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, अगर मुझे लाहौर से वापस आने में देर हो जाए तो तुम इस मामले को हैंडल कर लेना। बेहतर जनाब, उसने फर्मा बरदारी से कहा, यह मुमकिन नहीं है कि इस वाक़े की गूंज किला तारा सिंह तक न पहुंची हो। मैंने कहा, मैंने कल सुबह रज़िया से वादा किया था कि जैसे ही मुझे उसके लापता शौहर के बारे में कुछ पता चला मैं इसे ज़रूर बताऊंगा। तुम किसी बंदे को किला तारा सिंह भेजकर रज़िया को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दो और इसे कल सुबह थाने आने का पैगाम भी दे दो। आज रात तक इस केस के मुख्तलिफ पहलुओं से पर्दा उठ चुका होगा, लिहाजा मैं रज़िया से बेहतर अंदाज में बात कर सकूंगा। ठीक है जनाब। हवलदार ने इस बात में गर्दन हिलाई और कहा, क्यों ना हम सफदर को उठाकर हवालात में बंद कर दें। जब मैं इसे अपनी कड़ी तफ्तीश के घेरे में लूँगा तो वो सबक देगा। आपने देखा था ना उस रोज़ वो हवालात में बंद होने के नाम पर किस कदर खौफजदा हो गया था। हाँ, मैंने देखा था, मैंने कहा, और तुम्हारी तरह सफदर मेरे शक के दायरे के भी अंदर ही खड़ा है, लेकिन मैं इस मामले में
اس کے خلاف کسی ایک ثبوت، ایک اشارے کا انتظار کر رہا ہوں۔ ویسے بھی وہ ہماری رسائی میں ہے، جب بھی ضرورت محسوس ہوئی ہم اسے گرفتار کر کے شامل تفتیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، وہ میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے بندے کو تم جانتے ہو جو قلعہ تارا سنگھ کا وسنیک ہو؟ ہاں، 2-3 لوگوں سے میری سلام دعا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ حکم کریں جناب، کام کیا ہے؟ میں نے سدھیر خان کی زبان سے سنے ہوئے فرید اور صفدر کی بیوی کے معاملات کے بارے میں حوالدار کو تفصیلاً بتایا اور آخر میں کہا، میں اس خبر کی تصدیق یا تردید چاہتا ہوں، اور وہ بھی پکی رپورٹ کی شکل میں۔ سمجھ گیا جناب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ کی واپسی سے پہلے یہ کام ہو جائے گا ملک صاحب۔ میں مطمئن ہو کر تھانے سے نکلا اور بس اسٹاپ سے نیو خان ٹرانسپورٹ کی ایک نئی نکور بس میں بیٹھ کر لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ میرے تھانے سے لاہور کے لاری اڈے تک لگ بھگ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس زمانے میں لاہور میں ایک ہی بڑا بس اڈا ہوا کرتا تھا جو بادامی باغ کہلاتا تھا۔ آج کل تو کئی ایک بس، ویگن، کوچ اور دوسری نوعیت کی ٹرانسپورٹ کے لیے الگ الگ اڈے بن گئے ہیں۔ انسانوں کی آبادی میں اضافے کے ساتھ ہی ان کی روزمرہ کی ضروریات اور ذرائع آمد و رفت میں بھی روز افزوں اضافہ ہوا ہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات ہرگز نہیں، کیونکہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ میں نے بس اسٹینڈ سے ایک ٹانگا پکڑا اور سیدھا پولیس ہیڈ کوارٹر جا پہنچا۔ اس آفس میں موجود متعلقہ پولیس آفیسرز کو میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا تو انہوں نے ایک ASI کو میرے ساتھ لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم دونوں اچھرا میں تھے۔ اچھرا کا علاقہ ان دنوں اتنا پر رونق اور گنجان آباد نہیں ہوا کرتا تھا جیسا کہ اب دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اچھرا کے مین بازار سے ہوتے ہوئے ذیلدار روڈ پر آ گئے۔ ذیلدار روڈ در حقیقت ایک چوڑی سی گلی تھی جس کے دونوں جانب مختلف قسم کی دکانیں تھیں، اور ان دکانوں کے عقب میں رہائشی علاقہ تھا۔ نامعلوم مقتول کی جیب میں سے مجھے جو پرچہ ملا تھا اس پر لکھا ہوا تھا، اصغر علی، ذیلدار روڈ، اچھرا، لاہور۔ اس کے علاوہ میں اس اجنبی کے قد کاٹ اور حلیے کے بارے میں معلومات رکھتا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ASI نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذیلدار روڈ کے دکانداروں اور اس روڈ سے متصل رہائشی علاقے میں رہنے والے چند ایسے افراد کا انتخاب کیا جو وہاں کے بچے بچے کو جانتے تھے۔ اچھرا کا علاقہ ان دنوں اتنا پر رونق اور گنجان آباد نہیں ہوا کرتا تھا جیسا کہ اب دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اچھرا کے مین بازار سے ہوتے ہوئے ذیلدار روڈ پر آ گئے۔ ذیلدار روڈ در حقیقت ایک چوڑی سی گلی تھی جس کے دونوں جانب مختلف قسم کی دکانیں تھیں، اور ان دکانوں کے عقب میں رہائشی علاقہ تھا۔ نامعلوم مقتول کی جیب میں سے مجھے جو پرچہ ملا تھا اس پر لکھا ہوا تھا، اصغر علی، ذیلدار روڈ، اچھرا، لاہور۔ اس کے علاوہ میں اس اجنبی کے قد کاٹ اور حلیے کے بارے میں معلومات رکھتا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے ASI نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ذیلدار روڈ کے دکانداروں اور اس روڈ سے متصل رہائشی علاقے میں رہنے والے چند ایسے افراد کا انتخاب کیا جو وہاں کے بچے بچے کو جانتے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے درجنوں سوالات کر ڈالے، مگر کوئی بھی اس نامعلوم مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا جس کی کھوج میں اپنے علاقے سے نکل کر لاہور پہنچا تھا۔ اصغر علی یا میرے بتائے ہوئے حلیے کا کوئی آدمی اس علاقے میں نہیں رہتا تھا۔ اب ایک ہی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ کسی شاطر شخص نے مجھے گمراہ کرنے اور میری تفتیش کا رخ موڑنے کے لیے وہ چال چلی تھی۔ میں نے ASI کا شکریہ ادا کیا، لاہور کو الوداعی سلام کہا اور بس میں سوار ہو کر لاہور سے اپنے تھانے کی سمت روانہ ہو گیا۔ راستے بھر میرا ذہن مختلف قسم کے خیالات کی آماجگاہ بنا رہا۔ اگر وہ نامعلوم مقتول لاہور کے علاقے اچھرا سے تعلق نہیں رکھتا تو پھر اس کی جیب میں وہ نقلی ایڈریس والا پرچہ کیوں رکھا گیا تھا؟ مقتول آخر ہے کون
और किसी शकील कल्ब शख्स ने इसे इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। और इसकी लाश को फरीद के उल्टे हुए टांगे के नजदीक छोड़ने का मकसद क्या था? सुधीर खान के बयान के मुताबिक उसने मकतूल को फरीद की टांगे में बैठे देखा था। जाहिर है फरीद इसे एक सवारी की हैसियत से अपने टांगे में बिठाकर इस तरफ लाया था। मगर गौरतलब बात यह थी कि फरीद और उसका घोड़ा कहाँ गायब हो गया था। क्या इस सारे खटराक के पीछे सफदर का खुफिया हाथ था? मैं इन्हीं सोचों में गिरफ्तार शाम से थोड़ी देर पहले अपने थाने पहुंच गया। इस वक्त तक अजनबी मकतूल की पोस्टमार्टम शुदा लाश थाने पहुंचा दी गई थी। मलिक साहब, मैंने कागजात पर दस्तखत करके ये लाश वसूल कर ली है। हवलदार ने मुझे अपनी कारकर्दगी से आगाह करते हुए बताया। बाकी का काम आप देख लें। इस बंदे का इस एड्रेस से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है जो इसकी जेब से बरामद हुआ था। मैंने एक बोझल सांस खारिज करते हुए कहा, मेरा लाहौर वाला दौरा बेफायदा साबित हुआ है। किसी फोटोग्राफर को बुलाकर इसकी लाश की तस्वीरें बनवाना होंगी ताकि इस नामालूम मकतूल की शनाख्त और तलाश की मुहिम का आगाज किया जाए। और लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने इन अल्फाज में इजाफा किया, पोस्टमार्टम शुदा लाश को हम यूं थाने में नहीं रख सकते। मौसम की हिद्दत इसका हशर खराब कर देगी और हमारे थाने की फिजा में नागवार सी बदबू फैल जाएगी। मेरे ख्याल में इसे वापस अस्पताल भेजना होगा। वहाँ के सर्द खाने में ये गलने सड़ने से महफूज रहेगी और जब इसका कोई बारी वारिस सामने आएगा तो हम इसे अस्पताल से मंगवा लेंगे। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ मलिक साहब, हवलदार ताईदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। इस लाश को अस्पताल में ही रहना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल में फ़िलहाल किसी फोटोग्राफर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल वालों ने हमारा काम आसान कर दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सवालिया नज़र से हवलदार की तरफ देखा। आप पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट वाला लिफाफा खोलकर तो देखें, वो पुरमाइनी अंदाज में बोला। आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैंने मज़कूरा लिफाफे को खोल लिया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा मकतूल के चेहरे के 3 फोटोग्राफ्स भी मौजूद थे जो किसी पोलोराइड कैमरे की मदद से बनाए गए थे। ऐसे कैमरे फौरी तस्वीर तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैंने हवलदार की तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में इस्तफसार किया, अस्पताल वालों ने ये सर्विस कब से देना शुरू कर दी है? ऐसी कोई बात नहीं है मलिक साहब, हवलदार ने मोतदिल अंदाज में बताया। दरअसल वहाँ एक डॉक्टर का कोई दोस्त आया हुआ था जो बाहर के किसी मुल्क से एक पोलोराइड कैमरा लेकर आया था। डॉक्टर और इस बंदे में फोटोग्राफी पर बात हो रही थी। इसी वक्त कांस्टेबल तारिक महमूद ये लाश लेकर अस्पताल पहुंचा। बस डॉक्टर के इस फोटोग्राफर दोस्त ने इस अजनबी मकतूल के चेहरे की भी 3 तस्वीर बना डाली। ये सारी बातें मुझे लाश के साथ आने वाले अस्पताल के स्टाफ के एक बंदे ने बताई हैं। बहुत खूब, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट का मुताला करने लगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस नामालूम मकतूल की मौत 6 और 7 अप्रैल की दरमियानी रात 6 से 9 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी और इसकी हलाकत का सबब सर के सामने वाले हिस्से पर लगने वाली वही खतरनाक चोट थी जिसने इस बदनसीब की खोपड़ी को चटका कर रख दिया था। मैंने एक पर्चे पर अस्पताल के नाम दरखास्त लिखी कि जब तक इस बंदे की शनाख्त नहीं हो जाती बराए मेहरबानी लाश को अस्पताल के सर्द खाने में रखा जाए। इस दरखास्त के साथ मैंने लाश को दोबारा अस्पताल पहुंचाने का बंदोबस्त किया। फिर हवलदार को लेकर अपने कमरे में बैठ गया। खोजी अजीज जट और कांस्टेबल साजिद अली अभी अपने मिशन से वापस नहीं आए मलिक साहब, हवलदार ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। लेकिन मैंने आपका काम कर दिया है। कौन सा काम? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। हवलदार ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। कमाल है मलिक साहब, आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए? उसने कहा, लाहौर जाने से पहले आपने मेरे ज़िम्मे एक काम लगाया था, सफदर की बीवी और गुमशुदा फरीद के खुफिया मामलात का सुराग लगाना। अच्छा वो, मैंने जल्दी से कहा। मैं भला इतने अहम मामले को कैसे भूल सकता हूँ? दरअसल जब तुमने इसका जिक्र किया तो इस वक्त मेरा ध्यान किसी और तरफ था। खैर, ज़रा देर को रुककर मैंने गहरी सांस ली और कहा, तो बताओ
इधर की क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट तो एकदम पक्की है मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, लेकिन इसमें वहां के वसनीकों की राय का मिला जुला रुझान पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ दिलावर हुसैन? मैंने उलझनज़दा लहजे में दरियाफ्त किया। इस अमर की तस्दीक तो हो गई है कि सफदर की हसीन बीवी और फरीद के बारे में लोग मायना खेज और मशकूक ख्यालात रखते हैं, वो वजाहत करते हुए बोला। लेकिन इनमें से अक्सर की राय यह है कि फरीद नहीं, लेकिन सफदर की बीवी इस मामले में ज़्यादा मुलविस है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सफदर की बीवी फरीद में दिलचस्पी रखती है? मैंने तस्दीक तलब नज़र से दिलावर हुसैन की तरफ देखा और फरीद इसकी तरफ माइल नहीं है। जी, गांव वालों की अक्सरियत इन्हीं ख्यालात की हामिल है, उसने कहा। बस चंद लोग ये समझते हैं कि दोनों इस मामले में मुलविस हैं, जबकि सफदर सबसे अलग सोचता है। सफदर की सोच ये होगी कि इसकी बीवी बेकसूर है, मैंने इजहार ख्याल करते हुए कहा, और फरीद खामखा हाथ धोकर इसकी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए वो अक्सर और बेशतर फरीद के मुंह आता रहता है। जी बिल्कुल, यही बात है, वो तस्दीकी अंदाज में बोला। मुझे लगता है कि सफदर एक वहमी और बददिमाग शख्स है। वो एक गलतफहमी को जहन में रखकर फरीद का दुश्मन बना हुआ है। एक बार फरीद का सुराग मिल जाए, मैंने सोच में डूबे हुए संगीन लहजे में कहा, फिर मैं सफदर को भी देख लूंगा और इसकी बदमस्ती को भी। मैंने फरीद की बीवी रजिया तक आपके बुलावे का पैगाम पहुंचा दिया है, वो कल सुबह यहाँ आएगी, हवलदार ने बताया। रजिया हद परेशान है, इसे परेशान होना भी चाहिए, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। फरीद रजिया का शौहर और इसके बच्चों का बाप है और इनका कफील भी। इसकी पुरस्कार गुमशुदगी की बात कोई मामूली वाक़या नहीं है दिलावर हुसैन। हवलदार ने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। हमारे दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी ही था कि मगरिब की अजान होने लगी। इसी वक्त खोजी अजीज जट और कांस्टेबल साजिद अली भी अपनी मुहिम से लौट आए। खोजी की झुर्रियों ज़दा चेहरे की बशाशत चीख चीख कर इस बात का ऐलान कर रही थी कि वो इस मिशन से कामयाब लौटा था। लेकिन ये वही लम्हात थे जब मौज़िन नमाज की तरफ बुलाने की सदा लगा रहा था। मैंने खोजी अजीज जट को चंद मिनट इंतज़ार करने के लिए कहा तो उसका मुजल्ला चेहरा एकदम बुझ सा गया। वो मुझे कुछ बताने के लिए बेताब हो रहा था, मगर हुक्म रब्बी की तामीर से पहले मैं इसकी एक नहीं सुन सकता था। मैं अपने कुर्सी से उठा और मगरिब की नमाज अदा करने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। 9 अप्रैल का दिन इस माह का सबसे मसरूफ दिन था। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के लिए रवाना होने से पहले मैंने खोजी अजीज जट और कांस्टेबल साजिद अली को जाए वकुआ की तरफ भेजा था, ताकि वो ये पता लगा सकें कि इस नामालूम शख्स फरीद और इसके घोड़े के साथ क्या वाक़या पेश आया था। इसी शाम खोजी और कांस्टेबल वापस आ गए थे। मैं नमाज मगरिब की अदायगी के बाद अपने कमरे में आया तो अजीज जट मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। हवलदार दिलावर हुसैन भी अभी तक वहीं मौजूद था। खोजी के चेहरे की चमक ने मुझे ये तो बता दिया था कि इसके पास मेरे लिए कोई सनसनीखेज भड़कती हुई खबर मौजूद है। जब मैं वापस आया तो उसने फातिहाना अंदाज में कहा, मलिक साहब, मैंने बड़ा ख़ास किस्म का खुरा निकाला है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो इंतज़ार किस बात का? मैंने मुतदिल अंदाज में कहा, शुरू हो जाओ। जिस मकाम पर फरीद का टांगा एक साइड पर उल्टा हुआ है, वहाँ मैंने एक घोड़े के सुमों के निशानात देखे हैं। वो वाक़ियतन शुरू हो गया, और वो किसी और के नहीं बल्कि गुमशुदा फरीद के लापता घोड़े के कदमों के निशानात हैं। तो तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि, एक फौरी ख्याल के तहत मैंने किता कलामी करते हुए कहा। फरीद ने अपनी सवारी को मौत के घाट उतारा, घोड़े को टांगे में से निकालकर अपने टांगे को पहलू के बल उल्टा किया और घोड़े पर सवार होकर कहीं चला गया। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था मलिक साहब, वो रसान भरे लहजे में बोला, लेकिन जब मैंने घोड़े के कदमों के निशानात के साइज और ज़मीन पर इनके सख्त होने की गहराई पर गौर किया तो एक अनोखी हकीकत मुझ पर आशिकारा हो गई। कौन सी अनोखी हकीकत? मैंने सरसराती हुई आवाज़ में इस्तफसार किया। मेरा तजुर्बा ये बताता है
کہ اگر کسی گھوڑے کی پیٹھ پر ایک سے زیادہ افراد سوار ہوں یا پھر ایک فرد اور اتنے ہی وزن کا کوئی سامان لدا ہوا ہو تو گھوڑے کے قدموں کے نشانات کا سائز اس اضافی دباؤ کے باعث نہ صرف یہ کہ معمول سے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے بلکہ زمین پر اس کے کھرے کی گہرائی بھی معمول سے زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ کھوجی عزیز بٹ کھرے کے تکنیکی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے وضاحتی انداز میں بولا، ایک بات تو طے ہے کہ اس گھوڑے کی پشت پر 2 افراد سوار تھے۔ عین ممکن ہے کہ نامعلوم قاتل نے اس نامعلوم شخص کو قتل کرنے کے بعد فرید کو کسی بھی طرح اپنے قابو میں کیا، پھر اسے گھوڑے پر لاد کر وہاں سے نکل گیا۔ تمہاری بات تو میری سمجھ میں آ رہی ہے اور کم و بیش میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل فرید کو گھوڑے پر لاد کر کہاں گیا ہے، اور اس سوال کا جواب صرف تم ہی دے سکتے ہو۔ میں ضرور جواب دوں گا ملک صاحب، کیونکہ میں ایک ماہر کھوجی ہوں، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ میں نے مذکورہ گھوڑے کا کھرا پکڑ کر لگ بھگ 2 میل تک اس کا تعاقب کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں موڑ پھکی سے ایک کچی سڑک شکر گڑھ کی طرف جاتی ہے، وہ گھوڑا بھی اسی راستے کے کنارے پر چلتے ہوئے مشرق کی سمت میں یعنی کہ شکر گڑھ کی طرف گیا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے سوالیہ نظر سے کھوجی کی طرف دیکھا، اس کے بعد کا کھرا نکالنے کے لیے کل صبح دوبارہ وہیں سے کام شروع کرنا ہوگا جہاں آج چھوڑ کر آیا ہوں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں اضافہ کر دیا، میرے ذہن میں 2 امکانات بار بار ابھر رہے ہیں جن میں سے ایک طاقتور اور دوسرا کمزور ہے۔ کون سے 2 امکانات؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے آج کھرے کے کام کو جس جگہ پہنچایا ہے وہاں سے مزید 1 میل آگے جائیں تو بائیں جانب ایک تنگ سا کچا راستہ نکلتا ہے، اس نے بتایا۔ مذکورہ راستہ سیدھا موضع کرم آباد کو جاتا ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ گھوڑا کرم آباد گیا ہوگا۔ موضع کرم آباد شکر گڑھ جانے والے راستے سے 1 میل ہٹ کر تھا، یعنی موڑ پھکی سے کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر، 3 میل شکر گڑھ کی طرف جانے والے راستے پر اور 1 میل اس کچے راستے کو چھوڑنے کے بعد بائیں جانب۔ ویسے ایک راستہ قلعہ تارا سنگھ سے بھی کرم آباد کی طرف جاتا تھا، یہ لگ بھگ 5 میل کی مسافت پر تھا۔ اور دوسرا امکان؟ کھوجی کے خاموش ہوتے ہی میں نے ایک اور سوال داغ دیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ گھڑ سوار سیدھا شکر گڑھ کی طرف نکل گیا ہو، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے اتفاق کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ دوسرا امکان بہت ہی کمزور ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس نامعلوم شخص کی موت 6 اپریل کی رات 6 اور 9 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ ہمیں اس کی لاش اگلے روز یعنی کہ 7 اپریل کی سہ پہر میں ملی ہے۔ جائے وقوعہ سے شکر گڑھ 22-23 میل دور ہے۔ اس گھوڑے پر جو کوئی بھی سوار تھا وہ رات کی تاریکی میں شکر گڑھ جانے والے ویران اور کچے راستے پر سفر کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا ہمیں اپنی توجہ کو موضع کرم آباد پر مرکوز کر دینا چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنی میز کی دراز میں سے نامعلوم مقتول کے چہرے کی ایک پولارائڈ فوٹو نکال کر کھوجی کی طرف بڑھاتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اسے تم اپنے پاس رکھ لو، اسپتال والوں کی مہربانی سے یہ تصویر ہم تک پہنچی ہے۔ یہ کس کی فوٹو ہے ملک صاحب؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، یہ اسی نامعلوم مقتول کی تصویر ہے جس کی لاش جائے واردات پر پڑی ملی تھی۔ بدقسمتی سے ابھی تک اس بندے کی شناخت نہیں ہو سکی۔ حالانکہ اسی کے چکر میں لاہور یاترا بھی کر آیا ہوں، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم کل کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اپنے ادھورے مشن کی تکمیل کے لیے روانہ ہو جاؤ، کانسٹیبل ساجد بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ تم دونوں موڑ پھکی سے 2 میل مشرق کی سمت کھرا نکال چکے ہو، اب اس کے آگے کا معاملہ دیکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ مزید 1 میل تک کھرے کا تعاقب کرنے کے بعد تمہیں
करमाबाद की तरफ जाने वाले रास्ते पर मुड़ना पड़ेगा। अभी तक जो हालात सामने आए हैं वो तो इसी जानिब इशारा कर रहे हैं। तुम मौजा करमाबाद के लोगों को नामालूम मकतूल की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछताछ करना। एक बार इस बदनसीब की शनाख्त हो जाए तो फिर फरीद और उसके लापता घोड़े, वो घोड़ा तो अब लापता नहीं रहा। मैंने जल्दी से तसी करते हुए कहा, तुमने उसके कदमों का सुराग अपनी मुट्ठी में दबोच रखा है। बस गुमशुदा फरीद तक रसाई हासिल करना बाकी है और ये नेक काम इसी के घोड़े के तवस्सुत से हो पाएगा। मैं आपकी हिकमत अमली को अच्छी तरह समझ गया हूँ मलिक साहब। मेरी बात के मुकम्मल होने पर खोजी अजीज जट ने मजबूत लहजे में कहा, इंशाअल्लाह मैं कल आज से भी ज़्यादा अहम खबरों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आप मुझ पर भरोसा रखें जनाब। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था और आज सुबह यानी 9 अप्रैल को जब मैं तैयार होकर थाने आया तो हवलदार ने मुझे बताया कि साजिद अली और खोजी घोड़ों पर सवार होकर नमाज फजर के बाद अपनी मुहिम पर रवाना हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद गुमशुदा फरीद की अफसरदा बीवी रजिया मुझसे मिलने आ गई। मैंने फौरन रजिया को अपने कमरे में बुला लिया। मैंने मुख्तसर मगर जामे अंदाज में ताज़ा तरीन सूरत हाल उसके गोश गुजार की। फिर शाकी लहजे में इस्तफसार किया, रजिया इस रोज़ तुमने मुझे फरीद और सफदर की बीवी वाले मामले के बारे में क्यों नहीं बताया था? अगर वाकई कोई मामला होता तो मैं ज़रूर बताती थानेदार साहब, वो नर्म लहजे में बोली। तो मैंने जो किस्से और कहानियां सुनी हैं वो सब अफवाहें हैं। बात दरअसल ये है थानेदार जी, वो एक गमज़दा सांस खारिज करते हुए सपाट आवाज़ में गोया हुई, इस मामले में फरीद का कोई कसूर नहीं, बल्कि फरीदा ही इस पर रीझी हुई है। कौन फरीदा? मैंने इज़्तिरारी लहजे में सवाल किया। मैं सफदर की घरवाली खूबसूरत चुड़ैल फरीदा की बात कर रही हूँ जी, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। वो फरीद के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। इसने फरीद से कई बार कहा है कि फरीद और फरीदा की जोड़ी बड़ी मौजू और मुनासिब रहेगी, मगर फरीद ने कभी इसकी इन फजूल बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो मेरे साथ पूरी तरह वफादार है और फरीदा की हर बात आकर मुझे बता देता है। मुझे फरीद पर भरोसा है, इसलिए मैंने कभी फरीदा की बेहूदगी और बेहयाई की परवाह नहीं की। शोहर पर एतमाद और एतबार करना बड़ी अच्छी बात है रजिया, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमा कर समझाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन तुम दोनों की बेपरवाही से इस मामले ने संगीन सूरत इख्तियार कर ली है। वो यकायक परेशान हो गई, घबराए हुए लहजे में बोली, क्या हो गया है थानेदार जी? हुआ ये है कि, मैंने वजाहत करते हुए कहा, सफदर ये समझने लगा है कि उसकी बीवी मासूम और बेवकूफ़ है और फरीद उसे बरगलाता रहता है, इसलिए वो फरीद का दुश्मन बना बैठा है। जी, ये बात मैं भी समझती हूँ, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोली। सफदर एक शक्की और वहमी इंसान है, इसे अपना दिमागी इलाज कराना चाहिए और इसके साथ ही फरीदा को भी नुकेल डालने की ज़रूरत है। ये काम हमने तो नहीं करना, सफदर इसका मजाजी खुदा है, अपनी बीवी को काबू में रखना तो इसी की जिम्मेदारी है ना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा और फिर सवाल किया, सफदर आजकल किला तारा सिंह ही में है या गांव से कहीं बाहर गया हुआ है? उसने कहाँ जाना है जी, वो मुश्तंडा गांव में ही है, वो बेजारी से बोली। चौधरी फरमान अली की बेटी को स्कूल ले जाना और वापस लाना इसी की जिम्मे है। इस मामले में चौधरी किसी और पर भरोसा नहीं करता। रजिया, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे यानी तुम लोगों के ज़्यादातर रिश्तेदार हाफिजाबाद, वजीराबाद, नौशेराबरका और जलालपुर जट्टा वगैरह में हैं। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या इन रिश्तेदारों में असगर अली नामी कोई शख्स भी है? चंद लम्हे सोचने के बाद उसने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं जी, किला तारा सिंह से 5 मील जुनूब मशरिक में मौजा करमाबाद है। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, क्या तुम्हारा वहाँ जाना होता है? क्या तुम या फरीद मौजा करमाबाद के वसनीकों को जानते हो? नहीं जी,
वो एक मर्तबा फिर सर को मनफी जुम्बिश देते हुए बोली, मैं तो कभी वहाँ नहीं गई और मेरा ख्याल है कि फरीद का भी कभी उधर जाना नहीं हुआ। वैसे कर्माबाद के बारे में चौधरी फरमान अली आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकता है। चौधरी फरमान क्यों? मैंने चौंके हुए लहजे में इस्तफसार किया। थानेदार जी, फरमान अली का छोटा भाई फैजान अली मौजा कर्माबाद का चौधरी है। मौजा कर्माबाद का चौधरी है, रजिया ने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। अच्छा, तो ये बात है, मैंने बड़ी सादगी से कहा, क्योंकि ये मेरे इल्म में था मगर सरसरी सा। और चौधरी फरमान अली अक्सर सफदर को अपने काम से कर्माबाद भी भेजता रहता है। वो अपनी ही धुन में बोलती चली गई। आप चाहें तो कर्माबाद के बारे में सफदर से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं सफदर से बात करूंगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर पूछा, क्या तुम्हें पता है कि फरीद अपने रूट से हटकर भी कोई सवारी उठा लिया करता था? मेरा मतलब है कि किला तारा सिंह से मोड़ जमाल तक वाले रोड के अलावा। हाँ, कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि वो साइड की कोई सवारी अपनी टांगे में बिठा लेता था, लेकिन ऐसा उसी वक्त होता था जब टांगा सालिम हो, यानी कि कोई एक सवारी कहीं जाने के लिए पूरा टांगा किराए पर ले ले। मैं सालिम टांगे का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ रजिया, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। बकुए की शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो सवालिया नज़र से मुझे तकने लगी। मैंने तुम्हें बताया है ना कि फरीद के साइड में उल्टे हुए टांगे के नज़दीक ही मुझे एक अजनबी शख्स की लाश भी मिली है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इस बंदे को फरीद ने 6 अप्रैल की शाम बस स्टैंड यानी कि टांगा स्टैंड से उठाया था। ये मैंने पता चला लिया है कि इस शख्स ने सालिम टांगा लिया था, मैंने सुधीर खान से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में कहा। और वो सवारी फरीद के रोजाना के रूट से हटकर थी। फरीद का टांगा मोड़ भक्की से शकरगढ़ जाने वाली कच्ची सड़क पर मुड़ गया था और लगभग 1 फर्लांग इस रास्ते पर आगे जाने के बाद वो हादसा पेश आया था। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक आसूदा सांस खारिज की, फिर अजनबी मकतूल की एक पोलोराइड तस्वीर रजिया को दिखाने के बाद इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, यह है वो बदनसीब मकतूल जिसके बारे में मालूमात हासिल करने की गर्ज से मैं कल लाहौर भी गया था, मगर ये काम हो नहीं सका। क्या तुम इस बंदे के बारे में कुछ जानती हो? उसने बकौर मज़कूरा तस्वीर को देखा, फिर नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं जी, मैंने इस बंदे को कहीं नहीं देखा। हमारे दरमियान चंद मिनट तक मज़ीद गुफ्तगू होती रही, फिर मैंने तसल्ली, दिलासे और हिदायत के साथ रजिया को रुखसत कर दिया। रजिया के जाने के थोड़ी देर बाद हवलदार दिलावर हुसैन मेरे कमरे में आकर मुरझाए हुए लहजे में बोला, मलिक साहब, एक बुरी खबर है। ऐसा क्या हो गया दिलावर हुसैन? मैंने चौंके हुए लहजे में सवाल किया। बारिश शुरू हो गई है जनाब, उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में बताया। आगाज़ तो बूंदाबांदी से हुआ है, लेकिन आसमान के तेवर बड़े खतरनाक नजर आ रहे हैं। लगता है कि आज खूब जमकर में बरसेगा। ये तो वाकई कोई अच्छी खबर नहीं है, मैंने तशवीश भरे अंदाज में कहा। पता नहीं खोजी का काम कहाँ तक पहुँचा है। दोपहर होने वाली है मलिक साहब, हवलदार ने मुतदिल अंदाज में कहा। अजीज जट बड़ा काइयाँ और तजुर्बेकार खोजी है, मुझे यकीन है कि उसने अब तक या ये तो पता लगा ही लिया होगा कि इसका पकड़ा हुआ खुरा सीधा शकरगढ़ की तरफ गया है या फिर मौजा करमाबाद की सिमत मुड़ गया है। दिलावर हुसैन, तुमने खासी वजनदार बात की है, मैंने तारीफी अंदाज में उसकी तरफ देखा। वो लोग आज सुबह सवेरे ही अपने मिशन पर रवाना हो गए थे। गुज़िश्ता रोज़ खोजी ने जहाँ तक खुरा निकाला था, वहाँ से सिर्फ 1 मील आगे बाएं हाथ पर वो रास्ता है जो मौजा करमाबाद की तरफ जाता है। अगर इतना भी पता चल गया कि खुराक करमाबाद की सिमत गया है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। मेरा दिल कह रहा है कि आज खोजी कोई ऐसा खोज ज़रूर निकाल लाएगा जिसके बाद इस केस की वाज़ेह शक्ल निकल आएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हवलदार सोच में डूबे हुए लहजे में बोला।
हवलदार की बारिश वाली पेशीन गोई दुरुस्त साबित हुई। बूंदाबांदी से शुरू होने वाला सिलसिला देखते ही देखते मूसलाधार का एहसास हासिल करने में कामयाब हो गया। किसी भी खोजी को अपने काम के दौरान में सबसे ज्यादा नफरत बारिश से होती है, क्योंकि बारिश खुरे का सवा सत्यानाश मारकर रख देती है। रजिया से कुछ नया पता चला मलिक साहब? हवलदार ने मुझसे पूछा। कुछ खास नहीं, मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर मेघ का नजारा करते हुए जवाब दिया। बस यही कि मौजा करमाबाद के चौधरी का नाम फैजान अली है और वो चौधरी फरमान अली का छोटा भाई है। फरमान अली अक्सर अपने काम से सफदर को करमाबाद भेजता रहता है। हाँ, मैंने भी चौधरी फैजान का नाम सुन रखा है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। वो चौधरी फरमान से उम्र में छोटा जरूर है, मगर आप इसे दीगर मामलात में फरमान से बड़ा ही समझे जनाब। मैं कुछ समझा नहीं। हवलदार के मायना खेज अंदाज के जवाब में मैंने उलझन ज़दा नज़र से इसे देखा। किला तारा सिंह और उसके गिरदो नवा में चौधरी फरमान अली की अच्छी खासी धाक है, और वो भी बड़े मनफी अंदाज की। कोई इससे मुखालफत मोल लेने की जुर्रत नहीं करता, और चौधरी फैजान अपने बड़े भाई से भी 10 हाथ आगे है मलिक साहब। चाहे कोई कितना भी खुदसर, बागी और गुंडागर्द क्यों ना हो दिलावर हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। जब कानून की चक्की में उसका हाथ आता है तो उसे लग पता जाता है। हमारी तफ्तीश के सामने बड़े बड़े फन्ने खानों की हवा निकल जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, वो तायदी अंदाज में बोला। वो चंद लम्हात के लिए थमा, फिर मशवरा देने वाले अंदाज में बोला। मैं तो कहता हूँ सफदर को शामिल तफ्तीश कर लेते हैं, इसकी खुली हुई जबान बहुत से राज खोल सकती है। हवलदार मुझे पहले भी ये मशवरा दे चुका था, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। यह नेक काम मेरे जहन में भी है, और मैं इस फरीजे की अदायगी के लिए तुम्हें ही किला तारा सिंह भेजूंगा। लेकिन खोजी की वापसी के बाद जरा ये तो देख लें कि अजीज जट हमारे लिए क्या खुशखबरी लेकर आता है। दिलावर हुसैन ने इस बात में सर हिला दिया। खोजी अजीज बट की उम्र 70 के हिंसे को छूने वाली थी, लेकिन इस बढ़ती हुई उम्र ने उसकी 3 चीज़ों पर कोई असर नहीं डाला था। नंबर 1 कमर, वो अब भी सीना तान कर जवानों के मानिंद चलता था। और नंबर 2 आँखें, जिंदगी के इस दौर में भी वो बगैर ऐनक के कुरान पाक बआसानी पढ़ लेता था। इसकी दूर और नज़दीक की दोनों निगाहें एकदम फिट थीं। और नंबर 3 सर के बाल, अगरचे इसके सर के बालों को खिचड़ी से तशबीह दी जा सकती थी, ताहम सर की खेती खूब भरी हुई थी। मैंने बरसात में भीगे हुए मुर्गे को कई बार देखा था। मेरे जहन में इस हवाले से जो मंजर महफूज था, इस वक्त अजीज जट उस पर पूरा उतरता था। शाम से थोड़ी देर पहले कांस्टेबल साजिद अली और खोजी अपनी मुहिम से लौट आए थे, और खोजी अजीज जट बिल्कुल एक भीगा हुआ मुर्गा ही नजर आ रहा था। मैंने खुशदिली से इनका इस्तकबाल किया। जब खोजी ने गीला लिबास उतारकर खुश्क कपड़े पहन लिए तो मैंने इसे अपने कमरे में बुला लिया। मलिक साहब, मैंने अपना काम दयानतदारी से कर दिया है, जिसके लिए मैं इनाम का हकदार हूँ, उसने मोतदिल अंदाज में कहा। इससे आगे जो भी करना है वो आपको अपने हिसाब से करना होगा, क्योंकि बारिश ने खुरे वाला बाब तो समझो बंद कर दिया है। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, मैंने उसके खामोश होने पर रसान भरे लहजे में कहा। तुम मुझे आज की रिपोर्ट दो और अपना इनाम वसूल कर लो। मलिक साहब, हम दोनों का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ है, वो अपने मखसूस अंदाज में वजाहत करते हुए बोला। मैंने आज इसी मकाम से अपने काम का आगाज़ किया जहाँ गुज़िश्ता रोज़ छोड़ा था। मैंने लगभग 1 मील तक घोड़े के कदमों के निशानात का ताक़ुब किया और इस जगह जा पहुँचा जहाँ से एक तंग सा कच्चा रास्ता बाएं जानिब निकलता है और 1 मील आगे वाक़े मौजा करमाबाद तक जाता है। हम दोनों के ख्याल के मुताबिक नामालूम घुड़सवार मज़कूरा रास्ते पर ही मुड़ा था, लेकिन इसे बदकिस्मती कहें या कुदरत की कोई मसलहत कि मैं इस तंग कच्चे रास्ते पर बमुश्किल 100 गज आगे गया हूँगा कि अचानक बहुत ज़ोर की बारिश शुरू हो गई। तुमने अपना काम समेटा और वापस आ गए। इसके खामोश होने पर मैंने सपाट आवाज़ में कहा, क्योंकि बारिश के बाद तो खुरा निकालना मुमकिन ही नहीं रहा था। मैं भला ऐसे कैसे वापस आ सकता था? उसने शाकी नज़र से मुझे देखा। क्या आपने मुझे कोई गाँव दी और निकम्मा खोजी समझ रखा है?
ऐसी बात नहीं है चाचा, मैंने नर्म लहजे में जवाब दिया। वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया है, गर्मी खाने की ज़रूरत नहीं। और मुझे बताओ, इसके बाद हुआ क्या? आपने कल रात मुझे हिदायत की थी कि करमाबाद के लोगों को नामालूम मकतूल की फ़ोटो दिखाकर इसके बारे में पूछताछ करना है, और ये काम करमाबाद जाए बगैर हो ही नहीं सकता था। वो खफगी को थूक कर ठंडे लहजे में बोला, सो मैं और आपका सिपाही बारिश की परवाह किए बगैर करमाबाद पहुंच गए और आपके हुक्म के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी। वो सांस हमवार करने की गर्ज से रुका और फिर अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए बोला, मौजा करमाबाद कोई बड़ा गांव नहीं है। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा 100 मकान होंगे और आबादी 500 से ज़्यादा हरगिज़ नहीं। लिहाजा घंटे डेढ़ घंटे में हमने नामालूम मकतूल की शनाख्त के हवाले से अपनी कार्रवाई इंक्वायरी की मुकम्मल कर ली, और इस तगोदो का नतीजा 0 से ज़्यादा बरामद नहीं हुआ। करमाबाद का एक भी वसनीक मकतूल के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक अच्छी और मुफीद बात यह है कि वहाँ के चंद लोगों ने ब्लेड को पहचान लिया है। कौन सा ब्लेड? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मेरे इस्तरारी सवाल के जवाब में खोजी अजीज जट ने अपने कुर्ते की खुश्क जेब में से नामालूम मकतूल की भीगी हुई तस्वीर और एक ब्लेड निकालकर मेरे सामने मेज पर रख दिया। इस ब्लेड पर निगाह पड़ते ही मैं चौंक उठा। वो कोई शेविंग ब्लेड नहीं था, बल्कि ब्लेड की शक्ल का एक लॉकेट था, और जंजीर भी उसके साथ थी। वो ब्लेड और इसकी जंजीर चांदी से तैयार किए गए थे। कबल इसके कि मैं कुछ बोलता, खोजी इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला, मौजा करमाबाद की सिमत जाने वाले कच्चे रास्ते से कमोबेश 2 फर्लांग पहले हमें ये लॉकेट कच्ची सड़क के किनारे पड़ा मिला था। मैंने इसे इस ख्याल से उठाकर जेब में रख लिया कि ऐन मुमकिन है इस लॉकेट का ताल्लुक इसी घुड़सवार से हो, मैं जिसके खुरे के ताक़ुब में था, और मेरी ये एहतियात काम आ गई। लम्हाती तवक्कुफ़ करके उसने अपनी सांस को दुरुस्त किया और फिर सनसनीखेज लहजे में इजाफा कर दिया, करमाबाद के चंद वसनीकों ने इस अमर की तस्दीक की है कि उन्होंने ये लॉकेट केला तारा सिंह के चौधरी फरमान अली के ख़ास मुलाजिम सफदर के गले में देखा है। मलिक साहब, आप इस लॉकेट को सीढ़ी बनाकर कातिल की गर्दन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मज़कूरा चांदी के लॉकेट को देखते ही मैं इसलिए चौंका था कि यही लॉकेट चंद रोज़ पहले मैंने सफदर के गले में देखा था, जब सफदर और फरीद को झगड़े के ज़िम्न में मेरे पास लाया गया था। चाचा, वाकई तुमने इस लॉकेट को पाकर मेरा काम आसान कर दिया है, मैंने खोजी अजीज जट की तरफ देखते हुए तौसीफी अंदाज में कहा। मलिक साहब, हवलदार दिलावर हुसैन ने भी पुरजोश अंदाज में मेरे मुशाहिदे की तस्दीक कर दी। आपने जब मुझे सफदर को हवालात में बंद करने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त भी ये लॉकेट सफदर के गले में मौजूद था। कांस्टेबल राशिद को यहाँ बुला लो, मैंने हवलदार से कहा। वो जी सर कहते हुए मेरे कमरे से निकल गया। मौजा करमाबाद के लोगों ने इस चांदी के ब्लेड नुमा लॉकेट को पहचान लिया था। मैं और हवलदार दिलावर हुसैन भी मुतमईन थे कि हमने इस लॉकेट को सफदर के गले में देखा था, लेकिन मैं अतमाम हुज्जत ज़रूरी समझता था, इसलिए मैंने कांस्टेबल राशिद अहमद को अपने पास बुलाया था। 4 अप्रैल की सुबह राशिदी, सफदर और फरीद को तांगा स्टैंड से पकड़कर थाने लाया था। राशिद को जब मैंने वो लॉकेट दिखाकर पूछा, क्या तुम इस लॉकेट के बारे में कुछ जानते हो, तो उसका जवाब मबनी पर असबात था। जी मलिक साहब, मैंने इस लॉकेट को उस दिन सफदर के गले में देखा था, जब वो टांगा स्टैंड पर दूसरे कोचवान फरीद से लड़ाई कर रहा था। अगर खोजी अजीज जट को सफदर का लॉकेट मौजा करमाबाद जाने वाले रास्ते पर पड़ा मिला था, तो इसका एक ही मतलब था, और वो ये कि सफदर इस रास्ते से गुजरा था। मैंने राशिद को जाने के लिए कहा, फिर हवलदार से मुखातिब होते हुए गहरी संजीदगी से कहा, दिलावर हुसैन, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। तुम 2 सिपाहियों को साथ लेकर फौरन किला तारा सिंह रवाना हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हो ना? भला ये भी कोई पूछने वाली बात है मलिक साहब? वो तवाना और मायना खेज लहजे में बोला। अब बेफिक्र हो जाएं, आज रात किसी भी वक्त सफदर हमारे थाने की हवालात में होगा। शाबाश। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और कहा, अगर चौधरी फरमान अली
तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करे तो इससे कह देना ये मेरा हुक्म है। जाहिर है मैं आप ही के हुक्म पर तो किला तारा सिंह जा रहा हूँ, हवलदार ने पुरसोच अंदाज में कहा। फिर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, वैसे मेरे जहन में एक आइडिया है मलिक साहब। मैं पूछे बिना न रह सका, कैसा आइडिया? मैं सफदर पर यह जाहिर नहीं करूँगा कि मैं उसे गिरफ्तार करने आया हूँ, वो अपने मंसूबे से मुझे आगाह करते हुए बोला। मैं इसे ये बताऊँगा कि आज शाम थाने आकर 2 अफराद ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने शेरांवाले बाग के नज़दीक इन्हें सदोकोप किया है और इनके पास जो रकम थी वो भी छीन ली है। लिहाजा मलिक साहब ने मामूल की पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया है। इससे क्या होगा? वो रुका तो मैंने मोतदिल अंदाज में सवाल किया। जैसा कि आप जानते हैं ये एक फर्जी कहानी है, वो वजाहत करते हुए बोला। सफदर ने किसी के साथ मारपीट की है और न ही इसने किसी और को लूटा है, इसलिए वो बेखौफ खतर मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा और इस सूरत हाल में चौधरी फरमान अली की तरफ से भी किसी रुकावट या मुदाखलत का अंदेशा नहीं है। वो लम्हे भर को रुका और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला। एक बार साथ खैरियत के सफदर थाने पहुंच गया तो फिर हम उसका बाजा बजा डालेंगे। तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है दिलावर हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। नेक कामों में चूंकि ताखीर मुनासिब नहीं होती, इसलिए तुम 2 कांस्टेबल के साथ फिलफौर किला तारा सिंह रवाना हो जाओ। ऐसा नहीं था कि मैं या हवलदार डायरेक्ट जाकर सफदर को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। इसके खिलाफ एक ठोस सबूत मेरे हाथ लग चुका था, लेकिन हवलदार का आइडिया मुझे वाक़ियतन पसंद आया था। मैंने अपने साथ काम करने वाले पुलिस एहलकारों की हमेशा हौसला अफजाई की है। दिलावर हुसैन के मशवरे को मानने में कोई कबाहत नहीं थी, इसलिए मैंने इसके आइडिया पर अमल करने का फैसला कर लिया था। हवलदार के जाने के बाद खोजी अजीज जट ने मायनाखेज लहजे में कहा, मलिक साहब मेरा काम ख़त्म हो चुका है। आप ही ने मुझे बताया था कि मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर देना चाहिए। मैंने तुम्हें गलत नहीं बताया था चाचा, मैंने अपना हाथ हिप पॉकेट की तरफ ले जाते हुए कहा। और अगर मजदूर 70 साला तजुर्बेकार खोजी हो तो फिर पसीने की खुश्की की शर्त बाकी नहीं रहती, बल्कि उजरत की अदायगी किसी और शय से मशरूत और मंसूब हो जाती है। वो क्या जी? उसने आंखें सुकेड़कर सवाल किया। मजदूर अगर कब्र में टांगे लटकाए बैठा हो तो इसकी उजरत उसकी सांस बंद होने से पहले अदा कर देना चाहिए। वो बुरा सा मुंह बनाकर शाकी नज़र से मुझे तकने लगा। मैंने अपने बटुए में से 20 रुपए निकालकर उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, दिल छोटा न करो चाचा, तुम भी क्या याद करोगे, आज मैं तुम्हें डबल इनाम दे रहा हूँ। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने 20 रुपए के करेंसी नोट मुझसे लिए, मुझे सल्यूट मारा और मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद वो मेरे कमरे से निकल गया। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि 20 रुपए में तो ढंग की एक चॉकलेट नहीं आती और खोजी इस मामूली सी रकम के हुसूल पर खुशी से फूला क्यों समा रहा था। आप अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त सोच रहे हैं, मगर यह आज से कमोबेश 50-55 साल पहले का वाक़या है। इस ज़माने के 20 रुपये आज के कम से कम 10,000 रुपये समझ लें। उम्मीद है आपने मेरी दरिया दिली को तस्लीम कर लिया होगा। रात अपना निस्फ सफ़र तय कर चुकी थी, मगर मैं खिलाफ मामूल अभी तक जाग रहा था, क्योंकि आज की रात इस केस के नताइज का ऐलान करने वाली थी। थोड़ी देर पहले तक ट्रायल रूम की जानिब से सफदर की अजियतनाक फरियादें मेरी समाअत पर बराबर दस्तक दे रही थीं, लेकिन अब फ़ज़ा खामोश और माहौल साजगार हो चुका था, जिसका मतलब था कि हवलदार ने एक नाकारा टेप रिकॉर्डर को मरम्मत के बाद बचने के काबिल बना दिया था। किला तारा सिंह मेरे थाने से महज 3 मील की दूरी पर था। इस हिसाब से जाने और आने का फासला कुल 6 मील बनता था। बजरिया टांगा 6 मील का फासला तय करने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग सकता था और हवलदार दिलावर हुसैन फुर्ती का मुजाहरा करते हुए ठीक 1.5 घंटे के बाद सफदर को अपने साथ लेकर थाने पहुंच गया था। गोया उसने किला तारा सिंह में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया था। थाने पहुंचकर जब सफदर को पता चला कि शेरांवाले बाग के नज़दीक पेश आने वाले वाक़ये की कहानी मनगढ़ंत थी तो वो बिफर गया।
आपने मेरे साथ धोखा किया है थानेदार साहब, वो खफगी भरे लहजे में बोला। आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पहले तो तुम अपने काले करतूतों के नताइज भुगत लो, इसके बाद मेरे बारे में सोचना, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। और मैंने तुमसे कोई धोखा नहीं किया। जो जिस कुमाश का होता है मैं उसके साथ वैसा ही सलूक करता हूँ। एक मुजरिम को किसी भी बहाने थाने लाया जा सकता है। तुमने अगर शेरांवाली बाग के नज़दीक 2 बंदों से मारपीट करके इन्हें नहीं लूटा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जुर्म इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, मगर इसने फौरन से पेशतर खुद को संभाल लिया और बरहमी से बोला, आप बार बार मुझे मुजरिम क्यों कह रहे हैं? आखिर मैंने किया क्या है? मैंने नामालूम मकतूल की पोलोराइड तस्वीर उसको दिखाते हुए दुरुस्त लहजे में दरियाफ्त किया। इसे जानते हो? मज़कूरा फोटो को देखकर सफदर की आंखों में शनासाई की चमक नमूदार हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने कमाल ढिठाई का मुजाहरा करते हुए मुझसे सवाल कर दिया, मैं इसे नहीं जानता, कौन है ये? ये वही बदनसीब है जो 6 अप्रैल की शाम फरीद के टांगे पर सवार हुआ था, मैंने सफदर की आंखों में देखते हुए कहा। अगले रोज इसकी लाश मोड़ भक्की से एक फलांग मशरिक में शकरगढ़ की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क के किनारे पड़ी मिली थी। वहीं पर गुमशुदा फरीद का टांगा भी पहलू के बल उल्टा पड़ा था। फरीद और उसका घोड़ा अभी तक लापता हैं। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली और फिर सख्त लहजे में इस्तफसार किया, कुछ याद आया? ये तुम्हारे हाफजे को किसी लेबोरेटरी में भेजकर इसका टेस्ट कराना पड़ेगा। सफदर के चेहरे और आंखों में उलझन ज़दा परेशानी डूब और उभर रही थी, लेकिन इसके साथ ही इसकी ढिठाई भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने फरीद की पुरस्कार गुमशुदगी और एक बंदे की लाश की दरियाफ्त के बारे में सुना था, सफदर ने सरसरी अंदाज में कहा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता जनाब, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। इन मामला से मेरा कुछ लेना देना नहीं। ये ठीक है कि मैं फरीद को पसंद नहीं करता और कई बार मेरा इससे झगड़ा भी हो चुका है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, इसके साथ पेश आने वाले वाक़ये से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मलिक साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हवलदार ने कहरबार नज़र से सफदर को देखने के बाद मुझसे कहा। आप इस नामुराद को 1 घंटे के लिए मेरे सुपुर्द कर दें, मैं इसे एकदम चालू कर दूंगा। 1 मिनट दिलावर हुसैन, मैंने हाथ उठाकर हवलदार को रुकने का इशारा किया, फिर सफदर से पूछा, तुम फरीद को पसंद क्यों नहीं करते? बस जी, वो गड़बड़ाए हुए लहजे में बोला, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये तो कोई बात नहीं, मैंने तेज नज़र से इसे घूरा। फरीद तुम्हें पसंद नहीं, इसलिए तुमने न सिर्फ इसे गायब कर दिया बल्कि इसकी सवारी को भी मौत के घाट उतार दिया। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता थानेदार साहब, वो नीम एहतजाजी लहजे में बोला। हवलदार इसके इंतहाई करीब खड़ा था। इधर सफदर की बात मुकम्मल हुई, इधर दिलावर हुसैन ने उसकी गर्दन पर एक 2 खत्तड़ रसीद करते हुए करख्त लहजे में कहा, ये क्या तुमने बकरे की तरह में लगा रखी है? सफदर, अगर अपनी मुर्गी किरदार की ठीक हो तो वो पराए घर में कभी अंडा नहीं देती, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमा कर गंभीर अंदाज में कहा। तुम अपना सारा गुस्सा अपने घर पर उतारने की कोशिश करते रहते हो और अपनी मुर्गी पर तुम्हारी जरा सी भी तवज्जो नहीं है। कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। सफदर तो ढेर होशियार आदमी था, उसने अपनी बीवी के हवाले से मेरे इशारे को ठीक ठीक समझ तो लिया था, मगर इस पर अच्छा या बुरा कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया था। 4 अप्रैल की सुबह जब तुम्हारे और फरीद के बीच टांगा स्टैंड पर मारामारी हुई थी और मेरे थाने का एक सिपाही तुम दोनों को पकड़कर मेरे पास लाया था, तो उस वक्त मैंने तुम्हारे गले में ब्लेड से मुशाबह चांदी का एक लॉकेट देखा था। मैंने सफदर की आंखों में देखते हुए सपाट आवाज़ में इस्तफसार किया, वो लॉकेट अब मुझे तुम्हारे गले में नज़र नहीं आ रहा, क्या तुमने वो लॉकेट फरोख्त कर दिया है? नहीं जी, वो अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए इज़्तिरारी लहजे में बोला, वो तो मैंने आज ही उतार कर अपने घर में रखा है। यानी इस वक्त भी चांदी का वो लॉकेट तुम्हारे घर में रखा है? मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। हाँ जी, बिल्कुल, वो मेरे घर में ही है। पक्का ना? मैंने इसे घूरा। 16 आने सच कह रहा हूँ जनाब, वो जल्दी से बोला।
मैं अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया, फिर झुककर मेज की दराज में से मज़कूरा लॉकेट निकालकर सफदर को दिखाने के बाद हवलदार से मुखातिब होते हुए कहा, दिलावर हुसैन, अब चौधरी का ये खास बंदा तुम्हारी खास अलखास तहवील में है। तुमने इसकी जमकर ऐसी खातिरदारी करना है कि तुम्हारे पकवान की तारीफ करते करते इसकी ज़बान बाहर निकल आए। मैं अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ, जब ये एक वाली बयान देने की हालत में आ जाए तो मुझे बुला लेना। हवलदार का चेहरा मुसरत से दमक उठा। वो कुछ ऐसी मुस्तैदी से सफदर पर झपटा जैसे छुपकली या मेंढक अपने शिकार को निकलने के लिए बर्क रफ्तारी से हरकत में आते हैं। मैं अपने क्वार्टर में आकर बिस्तर पर लेट तो गया था, लेकिन मेरा ध्यान थाने के ट्रायल रूम ही की तरफ लगा हुआ था, जहां हवलदार दिलावर हुसैन अपने फ़नून के मुजाहिरों में मसरूफ़ था और इसकी कारकर्दगी की लाइव ऑडियो सफदर की खौफनाक चीखों की सूरत मेरी समात के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक देती रही थी। लेकिन अब हर तरफ सुकून ही सुकून था, गोया सफदर ने हवलदार की तफ्तीश के सामने सरेंडर कर लिया था। मैंने बिस्तर छोड़ा और क्वार्टर से निकलकर थाने की जानिब बढ़ गया। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो हवलदार ने मेरे पास आकर फातिहाना अंदाज में कहा, मलिक साहब, सफदर ने हथियार फेंक दिए हैं। वो अपना इकबाली बयान देने के लिए एकदम तैयार है। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, इसे ले आओ मेरे पास। अगले 5 मिनट के बाद सफदर को मेरे सामने हाजिर कर दिया गया। इसकी कर्ब में डूबी हुई दादो फरियाद से मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि हवलदार एक के बाद एक लजीज खाना इसे खिलाने में मसरूफ़ है। लेकिन अब जो मैंने इसे देखा तो मेरा वो अंदाज़ा मौजूदा सूरत हाल के सामने बहुत बौना महसूस हो रहा था। बकौले किसे हवलदार ने मार मार कर उसका भुरकस निकाल दिया था। ऐसा लगता था कि दिलावर हुसैन ने सफदर को अपनी तफ्तीश की धुनकी में डालकर उसका एक एक रेशा अलग कर दिया था। वो अपने कदमों पर खड़ा होने के काबिल भी नहीं रहा था। मैंने सफदर को एक चौबी बेंच पर बिठाया, फिर इसका इकबाली बयान कलमबंद करने में मसरूफ़ हो गया। इसके बयान का खुलासा कुछ इस तरह है, वो फरीद से शदीद नफरत करता था और इसका सबब फरीदा यानी इसकी बीवी थी। इसे इस बात का यकीन था कि फरीदा बेकसूर है और फरीद ही उसकी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। फरीद से इसकी कई बार झड़प हो चुकी थी, लिहाजा उसने इस किस्से को ख़त्म करने के लिए अपने एक दोस्त हाशू के साथ मिलकर फरीद को मौत के घाट उतारने का मंसूबा बनाया। हाशू का ताल्लुक मौजा करमाबाद से था और उसका शुमार चौधरी फैजान अली के ख़ास आदमियों में होता था। इन्हें अपने मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे बंदे की तलाश थी जो करमाबाद का वसनीक हो और न ही किला तारा सिंह का। इस मकसद के लिए सफदर ने अपने एक पुराने जानने वाले शख्स हनीफ को इस्तेमाल करने का फैसला किया। हनीफ नारंग मंडी का रहने वाला था। सफदर जानता था कि हनीफ एक लालची इंसान है, लिहाजा हनीफ की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए सफदर ने इसे 50 रुपये के एवज़ एक छोटा सा काम करने के लिए राज़ी कर लिया। इस ज़माने के 50 रुपये आज के कम से कम 25,000 रुपये समझ लें। और हनीफ एक लालची और हरीस इंसान था। सफदर का बताया हुआ काम इसे बहुत आसान लगा। उसने साफ सुथरा लिबास पहनकर फरीद का सालिम तांगा किराए पर लेना था और इसे भक्की मोड़ से थोड़ा आगे चलने को कहना था। हनीफ ने निहायत ही होशियारी से ही काम कर दिया। जब वो फरीद के टांगे में बैठकर भक्की मोड़ से लगभग एक फलांग आगे आए तो सफदर और हाशू ने इन्हें घेर लिया। किस्सा मुख्तसर, सफदर ने हाशू की मदद से फरीद और हनीफ को कत्ल कर डाला। फिर टांगे में जुते हुए घोड़े को खोलकर इस टांगे को पहलू के बल उल्टा दिया और वो दोनों घोड़े पर सवार होकर मौजा करमाबाद की जानिब रवाना हो गए थे। हलाकशुदा हनीफ की जेब में एक ऐसा पर्चा रख दिया गया जिससे लगे कि वो लाहौर से यहाँ आया था और फरीद के टांगे में बैठकर वो मोड़ भक्की से कहीं आगे जा रहा था कि फरीद की नीयत बदल गई और वो हनीफ को फना के घाट उतारने के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं निकल गया वगैरह वगैरह। पुलिस की तफ्तीश को गलत रास्ते पर डालने के लिए सफदर ने जो चाल चली थी, इसमें कई एक खामियां थीं। ये ठीक है कि मैं किसी नामालूम असगर अली की तलाश में लाहौर यात्रा कर आया था,
लेकिन फरीद के हवाले से सफदर ने जो तासुर कायम करने की कोशिश की थी वो मुझे हजम नहीं हुई थी। फरीद बीवी बच्चों वाला एक शरीफ और नफ्स इंसान था। वो किसी सवारी को लूटने की कद से इसकी जान ले सकता था और न ही अपनी फैमिली को छोड़कर गायब हो जाने का तसव्वुर कर सकता था। फिर सबसे बड़ी बात ये कि टांगे को पहलू के बल उल्टाना अकेले फरीद के बस की बात नहीं थी। मैंने सफदर के इकबाली बयान पर उसका अंगूठा लगवाया और नफरत भरी निगाह से उसे घूरते हुए सवाल किया, नारंग मंडी वाले हनीफ की लाश तो फरीद के उल्टे हुए टांगे के नजदीक पड़ी मुझे मिल गई थी। फरीद की लाश के साथ तुम लोगों ने क्या किया था? टांगे को साइड में उल्टाने के बाद हमने मुर्दा फरीद को टांगे की सीटों के नीचे बने हुए खाने में फिट कर दिया था। वो सफ़ा की भरी ढिठाई से बोला था। मैं तसव्वुर में अपना सर पीट कर रह गया कि मेरा इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया था। सफदर ने जिस खाने का जिक्र किया था इसे अब टांगे की डिक्की भी कह सकते हैं। आगे और पीछे की सीटों के नीचे एक अच्छा खासा खला मौजूद होता है जिसमें टांगेबान अमूमन घोड़े का चारा और दूसरा छोटा मोटा सामान रखता है। इस खला के आगे और पीछे वाले दोनों खुले हिस्सों को किसी झालरनुमा तबीज कपड़े या रेगजीन की मदद से ढक दिया जाता है ताकि डिक्की में रखी हुई अशिया बाहर से नजर न आए। दिलावर हुसैन, मैंने हवलदार को मुखातिब करते हुए तहमाना अंदाज में कहा, इस शैतान को ले जाकर हवालात में बंद कर दो, बाकी का काम कल सुबह अंजाम देंगे। सफदर सहमी हुई नज़र से हवलदार की तरफ देखने लगा, फिर रुए सुखन मेरी जानिब मोड़ते हुए मुत्तजियाना अंदाज में कहा, थानेदार साहब, मुझे इस बंदे के हवाले ना करें, ये बहुत ही जालिम और सफाक है, मगर तुमसे ज़्यादा नहीं। मैंने दो टोक अंदाज में कहा, तुम चौधरी फरमान अली के ख़ास बंदे हो और दिलावर हुसैन मेरे लिए बहुत ख़ास है, लिहाजा एक ख़ास को दूसरे ख़ास के पास ही खुश रहना चाहिए। वैसे अब तुम्हें मेरे हवलदार से डरने की ज़रूरत नहीं है। लमाती तवक्कुफ के बाद मैंने एक आसूदा सांस खारिज की और फिर कहा, तुमने इकबाली जुर्म करने के बाद अपना बयान कलम बंद करा दिया है। अब हवलदार तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा क्योंकि थाने का काम ख़त्म। इसके बाद अदालत अपना काम करेगी। अगर तुम अपने बयान पर कायम रहे तो इस थाने में तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। उसके चेहरे पर बैक वक्त इत्मीनान और बेसुकूनी के तासुरात नमूदार हुए। इत्मीनान इस बात का कि थाने में इसकी मज़ीद धुलाई नहीं की जाएगी और बेसुकूनी का सबब ये था कि अदालत में पता नहीं उसके साथ क्या होगा। मैंने सफदर को सोच विचार में गलताओं पेचां छोड़ा और अपने क्वार्टर में आ गया। एक मामूली सा सुराख भी अगर पुलिस के हाथ लग जाए तो फिर इसे अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। खोजी अजीज जट के हाथों दरियाफ्तशुदा सफदर के ब्लेड लॉकेट ने इस केस का नक्शा बदल दिया था। अगली सुबह मैंने न सिर्फ उल्टे हुए टांगे की लोकल टिक्की के अंदर से फरीद की अकड़ी हुई लाश बरामद कर ली, बल्कि इसी रोज़ दोपहर में चौधरी फैजान के खास बंदे हाशू की गिरफ्तारी भी अमल में आ गई। हाशू ने जब हवालात के फर्श पर सफदर को नीम मुर्दा हालत में पड़े देखा तो इसके पसीने छूट गए। फिर जब इसे पता चला कि सफदर ने इकबाली जुर्म कर लिया है तो इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसने हवलदार की मेहमान नवाजी से बचने के लिए अपने जुर्म का इकरार कर लिया। मैंने इसका बयान भी कलमबंद कर लिया और इसे सफदर वाली हवालात ही में डाल दिया। यह तो मुमकिन नहीं था कि मैं चौधरी फरमान अली और चौधरी फैजान अली के ख़ास बंदों को हवालात में बंद कर दूं और वो मुंह में घुनघुनियाँ डाले चुपचाप बैठे रहें। दोपहर के वक्त चौधरी बिरादरान अपने गुमाश्तों की हिमायत और रिहाई के लिए थाने पहुंच गए। इस मौके पर चौधरी फरमान अली ने एक ऐसी बात की कि मेरे रगोपे में आग सी लग गई। मलिक साहब, आपने तो हमारे राज की ऐसी की तैसी करके रख दी है। उसने बरहमी भरे लहजे में कहा, जो भी सुनेगा क्या कहेगा, आप कम से कम अपने नाम की लाज तो रख लेते। मेरा बंदा सफदर आपका हम नाम है। मेरी बात ध्यान से सुनो चौधरी, मैंने फरमान अली की आंखों में आंखें डालकर जारिहाना लहजे में कहा, मैंने ये वर्दी कानून की लाज रखने के लिए बदन पर सजाई है, अपने हमनाम मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हरगिज़ नहीं। और जहाँ तक आपके राज की बात है तो लम्हे भर को रुककर मैंने बारी बारी दोनों के चेहरों का जायज़ा लिया और फिर बाशिगाफ अल्फाज में इजाफा कर दिया, तुम दोनों भाइयों ने अपने अपने इलाके में जो अंधेर मचा रखी है
اور جس طرح اپنے الٹے سیدھے کاموں کے لیے صفدر اور حاشو جیسے معاشرتی ناصوروں کو پناہ دے رکھی ہے، یہ سب اسی بے شرمی، بے غیرتی اور غنڈہ گردی کا کیا دھرا ہے۔ تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اور اگر کبھی نہیں سنا تو اب سن لو کہ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ان کے چہرے لٹک گئے اور وہ تیش کے عالم میں پاؤں پٹکتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گئے۔ ان کی رخصتی کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بازبانِ خاموشی مجھے سنا گئے ہوں، تھانے دار کے بچے، تمہیں تو ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے پہلے کبھی ایسی دھمکیوں کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی فکر تھی، لہٰذا میں صفدر اور حاشو کے خلاف چالان کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔